तो आज का हमारा एजेंडा था इस आज के सेशन के लिए कमिंग ऑफ गांधी, देन एनसीएम, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो ये पार्ट कवर करने की कोशिश करते हैं आज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद गांधी। तो कोई ब्रीफली कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकता है गांधी के बारे में, लाइक हाउ ही एंटर्स पॉलिटिक्स एंड ऑल? चलो ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग को पता है कि गांधी जी जो होते हैं वो बेसिकली लंदन से वो लॉ पढ़े होते हैं। ठीक है, बैरिस्टर होते हैं एंड लंदन से पढ़कर इंडिया आते हैं। ठीक है, एंड इंडिया आने के बाद उतना सक्सेसफुली वर्क तो नहीं कर पाते, बट एक केस के सिलसिले में वो साउथ अफ्रीका जाते हैं। ठीक है, तो दादा भाई अब्दुल्ला का एक केस होता है, उसको फाइट करने के लिए वो जाते हैं साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो वहां पे एक फेमस इंसिडेंट होता है। ठीक है, जो कि न्यूज में भी था अभी रिसेंटली कुछ समय पहले। तो कोई उस इंसिडेंट का नाम बता सकता है कि जहां से उनको ट्रेन से उतारा जाता है एंड देन एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है उनकी लाइफ में। उस स्पेसिफिक इंसिडेंट को एक नाम से जाना जाता है। एनीवन? ठीक है, तो ये याद रखना, सेंट पीटर मारिट्सबर्ग इंसिडेंट बोलते हैं उसको। तो वो चीज पता होना चाहिए हमने कि सेंट पीटर मार्टिसबर्ग जो था वो रेलवे स्टेशन था जहाँ पे उनको उनके साथ वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, ट्रेन से उतार दिया गया था। एंड वहां से फिर स्टार्ट होता है उनका जर्नी टुवर्ड्स फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो उस सेंस में वो फाइट शुरू करते हैं। ठीक है, एंड वहीं पे वो अपना एक सत्याग्रह का जो आइडिया है वो मतलब उस सत्याग्रह का जो आइडिया है वो वहीं पे इंट्रोड्यूस होता है उनके लिए। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे शुरू होता है, धीरे धीरे वो पूरा एक स्ट्रैटेजी के तौर में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी बोले तो थोड़ा पैसिव एग्रेसिव रेजिस्टेंस है, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो, बट एक पैसिव एग्रेसिव है कि आप कॉपरेट नहीं कर रहे। ठीक है, कॉपरेट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, और उसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रहता है। ठीक है, तो उस सेंस में बहुत सारे काम किए थे। तो कुछ काम बता सकते हो क्या जो उन्होंने सक्सेसफुली, जिनके खिलाफ आवाज उठाई थी साउथ अफ्रीका में, एंड फिर सक्सेस भी मिला था उनको? तो बता सकते हैं क्या? तो एक था इंडियंस को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स कैरी करना पड़ता था हर जगह, उसके अगेंस्ट हम्म। कैंपेन, सत्याग्रह अगेंस्ट दैट। देन पोल टैक्स के अगेंस्ट कैंपेन किया है। और आई थिंक नटाल और ट्रांसवाल, यहाँ से जाने के लिए दे हैड टू पे सम, हाँ वही पोल टैक्स था। तो इन लोगों ने इलीगली माइग्रेट किया है फ्रॉम नटाल टू ट्रांसवाल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट। राइट। तो एक बार ब्रीफली समराइज कर देता हूँ क्या क्या इश्यूज हुए थे एंड कैसे उनको टैकल किया गया था। तो फर्स्ट वाज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, देन रेस्ट्रिक्शन ऑन इमिग्रेशन ऑफ, सॉरी, इंडियन माइग्रेशन पे रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया था कि स्पेसिफिक स्टेट्स में नहीं आ सकते या प्रोविंसेस में नहीं आ सकते। नेक्स्ट पोल टैक्स था। तो पोल टैक्स क्या था? बेसिकली इंडेंचर्ड लेबर होते थे। ठीक है, मतलब यहाँ से इंडिया को स्लेवरी तो इन्होंने खत्म कर दी थी, लेकिन एक स्लेवरी का दूसरा फॉर्म ले आए थे। तो उसमें क्या करते थे, इंडिया से वो लेबर्स उठा के लेके जाते थे कॉन्ट्रैक्ट पे, एंड फिर उनको कम वेजेस में वहां पे काम कराते थे। उनकी हालत भी बहुत खराब कर रखी थी। और जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता था, कॉन्ट्रैक्ट के खत्म हो जाता था, तो जो इंडियंस वहां पे उसके बाद भी रहना चाहते थे तो उनको पोल टैक्स देना पड़ता था, सालाना कुछ पैसा देना पड़ता था। एंड वो पोल टैक्स इतना हाई था कि वो उनके महीने की इतनी आमदनी नहीं थी जितना पोल टैक्स लग जाता था उनके ऊपर। ठीक है, फिर एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन आया था साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के अंडर। उन्होंने इनवैलिडेट कर दिया था जितने भी इंडियन मैरिज है या जो भी क्रिश्चियन तरीके से जो भी मैरिज सोलोमनाइज नहीं की गए, उन सबको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। ठीक है, सो इस सेंस में ये चार ब्रॉड इश्यूज थे जिनके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं, एंड दैट्स हाउ वो धीरे धीरे उनका जो सत्याग्रह मूवमेंट होता है वो डेवलप होता है। ठीक है, इस दौरान वो बहुत सारे और भी काम करते हैं, जैसे वो फार्म सेटअप करते हैं। दो फार्म होता है, फिनिक्स फार्म एंड टॉलस्टॉय फार्म। ठीक है, तो
ये चीज याद रखना कि ये दो अलग अलग फार्म थे, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली जो सत्याग्रही थे उनको रहने के लिए जगह दी गई थी, एंड दूसरा एक कार्डर बनाने का स्टार्ट किया गया था, मतलब एक एक फोर्स थी सत्याग्रही की, ठीक है। और वहां पे उनको डिसिप्लिन तरीके से वो ट्रेन करते थे ताकि वो अल्टीमेटली जहां पे भी उनको वो प्रोटेस्ट टाइप का करना होता था वहां पे वो लोग कर सकते थे, ठीक है, उस ट्रेन्ड ग्रुप के थ्रू, ठीक है। सो इस सेंस में पता होना कौन चाहिए। सा कहाँ पे सेटअप किया गया है? फिनिक्स फार्म कहाँ पे? टॉल्स्टॉय कहाँ पे? डरबन, अ, साउथ अफ्रीका। नहीं, आई थिंक टॉल्स्टॉय था नटाल के अंदर था, एंड फिनिक्स जो था वो शायद ट्रांसवाल में था, ट्रांसवाल। टी से टी याद रखना। टॉल्स्टॉय इज इन करेक्ट, ट्रांसवाल करेक्ट। और फिनिक्स इज इन टॉल्स्टॉय इज इन, हाँ, टॉल्स्टॉय इज इन ट्रांसवाल एंड फिनिक्स इज इन, दूसरा क्या बोला था? नाटाल। नटाल। हाँ, फिनिक्स इज इन सॉरी, नाटाल। नटाल। हाँ, तो वहां पे वो याद रखना, ठीक है, नटाल था। तो ये दो थी, एंड इसी दौरान उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी फॉर्म किया था, ठीक है, एस्टैब्लिश किया था, कॉल्ड इंडियन ओपिनियन। तो एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, बताना करेक्ट है फॉल्स है। तो द इंडियन ओपिनियन वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश एंड तमिल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो क्या था करेक्ट, क्या होना चाहिए? गुजराती था ना? हाँ, तो एक्चुअली 3 लैंग्वेजेस में पब्लिश होता था, इंग्लिश, तमिल और गुजराती, ठीक है। सो ये चीज याद रखना, इंडियन ओपिनियन इस दौरान स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इस दौरान वो जर्नी कर रहे थे, तब उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उसका कोई नाम बता सकता है क्या? बुक रिटन बाय हिम। सो हिंद स्वराज लिखी थी, जब वो शिप से ट्रैवल कर रहे थे इंग्लैंड से इंडिया की तरफ, तब लिख दी थी। तो वो पता होना चाहिए। एंड एक नटाल इंडियन कांग्रेस भी स्टैब्लिश की थी उन्होंने, ठीक है, नटाल के अंदर, तो ये याद रख सकते हो। एंड 4 बेसिक उन्होंने चीज बोली थी, ठीक है, मतलब कुछ एक चीजें बोली थी जो कि सत्याग्रही को करनी चाहिए, लाइक मैनुअल लेबर करना चाहिए, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बाइकॉट का जो प्रिंसिपल था, जो हम देखते हैं इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट के फॉर्म में हुआ था, वो भी इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया था। फिर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ था कि हाँ, अ, आपको किसी भी, मतलब उन्होंने एक डिस्टिंक्शन कर दिया था कि आपको जो भी रॉन्ग डूअर है उसको हेट नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके एक्शंस को हेट कर सकते हो लेकिन रॉन्ग डूअर को हेट नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप हेट करो तो वो आपकी वीकनेस है, ठीक है। फिर एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल वगैरह, ये कुछ एक छोटे प्रिंसिपल दिए थे, बाकी फिर देखेंगे इंडिया में वो फिर खादी वीविंग पे भी उस चीजों में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ब्रॉडली प्रिंसिपल्स थे सत्याग्रह के कि आपको कभी भी वॉयलेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, लेकिन उन्होंने एक डिस्टिंक्शन ये चीज किया था कि डरना नहीं है, ठीक है। डरने से ऊपर उन्होंने वायलेंस को रख दिया था, ठीक है, कि डरना सबसे खराब चीज है, ठीक है, वो वायलेंस से भी खराब चीज है, ठीक है। तो वो चीज ऑर्डर पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो नॉन वायलेंस होना चाहिए, एंड नॉन वायलेंस शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ चॉइस, इट शुड बी द वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है। तो उस सेंस में पता होना चाहिए। राइट, तो इसमें यही था। फिर आई गेस इस दौरान बोयर वॉर होता है, ठीक है, बिटवीन जो वहाँ के लोकल्स होते हैं एंड ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है, जो ब्रिटिश सेटलर्स होते हैं उनके बीच में, एंड वहां पे वो हेल्प करते हैं, ऑल्दो ही वाज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द कॉज ऑफ बोयर्स, लेकिन वो हेल्प ब्रिटिशर्स की करते हैं बोयर वॉर में, एंड वहां से उनको टाइटल मिलता है कैसरे हिंद, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा नाम उनका एस्टेब्लिश हो जाता है, इनफैक्ट इंडिया से भी उनको सपोर्ट मिलता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, वो साथ में काम करते हैं, प्लस यहाँ से लॉर्ड हार्डिंज को भी वो लेटर लिखते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंज भी वो मानते हैं कि जो इंडियंस के साथ वहां पे फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिसके चलते साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट कई बार प्रेशर में आती है, एंड एक बड़ा नाम हो जाता है महात्मा गांधी का वहां पे, ठीक है। सो फिर वो इंडिया में एंटर करते हैं 1915 में, ठीक है। तो इंडिया में वो जो डे है जिस दिन वो एंटर करते हैं उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। अभी करंट कॉन्टेक्स्ट में वो जान सकते हो उसके बारे में, जनवरी में यूजली सेलिब्रेट करते हैं उसको, ठीक है। तो वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट, पब्लिकेशन की एक हमने बात करी थी, इंडियन ओपिनियन लिखा था साउथ अफ्रीका में, और जो जर्नी के दौरान उन्होंने एक किताब लिखी थी हिंद स्वराज। फिर इंडिया में आने के बाद एक न्यूज़पेपर उन्होंने एस्टैब्लिश किया था कॉल्ड यंग इंडिया, ठीक है।
बाद में उसको रीनेम कर दिया गया था एज हरिजन, ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। फिर एक और न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किया था नवजीवन करके, विच इज अ गुजराती वीकली, ठीक है, सो ये याद रख सकते हो। राइट, ठीक है। सो कई बार थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो जाता है कि बाकी जो न्यूज़पेपर्स थे, जैसा एनी बेसेंट ने हमने कल पढ़ा था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ करके लिखा था, ठीक है, तो वो याद रखना कि उनका न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ था, गांधी जी का इंडियन ओपिनियन गुजराती वीकली, एक गुजराती वीकली नवजीवन और यंग इंडिया नाम से था, ठीक है, सो ये याद रखना। फिर इंडिया में आते हैं तो उनका जो मूवमेंट है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो स्टार्ट होता है चंपारण सत्याग्रह से, ठीक है, सो वो पहला सिविल डिसोबीडियंस देखने को मिलता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार चंपारण जो था नॉन कॉपरेशन था या सिविल डिसोबीडियंस था, तो इसको याद रखने का ऐसा तरीका है कि जब गांधी जी जाते हैं राजकुमार शुक्ला के साथ वहां का इश्यू सुनने चंपारण का, तो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स जानते थे कि गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या कर रखा था, कितना नाम था, तो जैसे ही जाते हैं ना उनको वो नोटिस थमा देते हैं कि आप इस एरिया को छोड़ के चले जाइए, आप यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ देंगे, ठीक है, तो उस डिसीजन को मानने से वो मना कर देता है। तो उस सेंस में हम लोग याद रख सकते हैं कि ही वाज बेसिकली disobeying some kind of law and therefore it was the example of first civil disobedience movement, ठीक है, चंपारण के बारे में ये याद रख सकते हो। एंड यहाँ पे राजकुमार शुक्ला इनको लेके जाते हैं, तो कोई बता सकता है इश्यू क्या था चंपारण में जिसके चलते गांधी जी ने विजिट किया वहां पे? व्हाट वाज द इश्यू इन चंपारण? जो इंडिगो प्लांटर्स हैं उनके मतलब 3 कटिया सिस्टम कहते थे। हाँ, तो ठीक 3rd है, बाय 20th पार्ट में वो ग्रो करना कंपलसरी था उन्हें इंडिगो, और क्योंकि जर्मन डाइज आ चुके थे तब तक, तो इंडिगो का प्राइस गिर चुका था और उन्हें फिक्स प्राइस पे यूरोपियन मतलब जो प्लांटर्स थे वो फिक्स कर देते थे कि इतने में ही आपको बेचना है, तो उन्हें राइट, उतना अपने प्रोड्यूस का उतना वो नहीं इनकम नहीं मिल पाता था। करेक्ट। तो हम हिस्ट्री में ना जैसे पहले भी पढ़ा था, पहले बंगाल में ये इंडिगोस का प्लांटेशन बहुत ज्यादा था, ठीक है, वहां से इनफैक्ट रिवोल्ट भी देखने को मिलता है, फेमसली नोन एज द इंडिगो रिवोल्ट, जिसके ऊपर एक फेमस प्ले लिखा गया है। कोई बता सकता है उसका नाम क्या था, ऑथर क्या था उस प्ले के? नील दर्पण लिखा नील गया है, दर्पण। तीन बंदूक एन ऑथ, करेक्ट। तो दीन बंधु का नील दर्पण लिखा गया था, तो उस टाइम एक अच्छा खासा रिवोल्ट हुआ था, जिसके चलते बाद में गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था कि हाँ जो इंडिगो प्लांटेड्स है वो जोर जबरदस्ती करते हैं लोगों के साथ, जिसके चलते जो इंडिगो प्लांटेशन का सिस्टम है वो थोड़ा सा और वेस्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, फिर वो चलाया बिहार के अंदर, ठीक है, एंड बिहार में वो प्रेवलेंट था 3 खटिया सिस्टम, ठीक है। तो बाकी आई थिंक नीति ने बता ही दिया कि तब तक जर्मन डाइज आ चुकी थी, लेकिन उनका प्रॉफिट जो था वो मेंटेन रखना चाहते थे, इसलिए वो बहुत हार्श कंडीशन रखे थे जो प्लांटर्स थे, ठीक है। तो उस टेंस में गांधी जी फार्मर्स के पार्ट के ऊपर या उनके बिहाफ के ऊपर वो स्टडी करने जाते हैं वहां पर, एंड वो डिफाई कर देते हैं जो भी लोकल अथॉरिटी के जो रिस्ट्रिक्शन लगाए होते हैं उनके ऊपर, ठीक है, उसको डिफाई कर देते हैं। तो उस सेंस में पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है उनका, ठीक है। इस दौरान गांधी जी को कई और इम्पोर्टेंट लीडर्स हेल्प करते हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, मजहरूल उल हक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो सपोर्ट करते हैं गांधी जी को, ठीक है। अल्टीमेटली कोई बता सकता है रिजल्ट क्या निकला था इसके अंदर? व्हाट वाज द रिजल्ट? 25% कॉम्पेंसेशन दिया था हंटर्स को। करेक्ट। तो ये याद रखना, वो पूरा कंपनसेशन डिमांड कर रहे थे, बट वो सिर्फ 25% कंपनसेशन दिया गया था। एंड एक गवर्नमेंट ने बेसिकली पहले कमेटी एस्टैब्लिश की थी जिसमें गांधी जी को भी मेंबर रखा गया था, ठीक है। एंड उसने फिर उस कमेटी की फाइंडिंग यही थी कि ये जो प्लांटर्स हैं दे शुड गिव एटलीस्ट 25% कंपनसेशन, एंड वो 3 खड़े जो सिस्टम था वो अबॉलिश हो गया था, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट, फिर गांधी जी का ऑलमोस्ट 1 साल यहीं खर्च हो गया था, उसके बाद वो वापस गुजरात की तरफ आते हैं, एंड देन ही पार्टिसिपेट इन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। तो ऑर्डर याद रखना, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले कौन सा हुआ था, कई बुक्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो सीक्वेंस याद रखना, पहले चंपारण था, देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था, एंड लास्ट में खेड़ा सत्याग्रह था, ठीक है। तो अहमदाबाद मिल हाँ बोलिए।
बस एक निमोनिक बता देती हूँ। चंपारण सी से सिविल डिसोबीडियंस, चंपारण सी से सिविल डिसोबीडियंस, और हंगर स्ट्राइक ना, स्ट्राइक मतलब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड हंगर स्ट्राइक दोनों में स्ट्राइक आता है, तो वैसे है। बचा खेड़ा नॉन कोऑपरेशन का है। करेक्ट। ये ऐसे भी याद रख सकते हैं इसका सीक्वेंस, ठीक है। सो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था, मिल ओनर्स और जो वर्कर्स थे उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था, ठीक है। सो कोई बता सकता है क्या चीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट था? टैक्सेशन हाँ, के रिगार्डिंग wages, bonus discontinuous. प्लेग बोनस मिलना चाहिए था मिल वर्कर्स को, जो डिसकंटिन्यू कर देते हैं। करेक्ट। तो एक्चुअली इस पीरियड, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्लेग था वो फैल रहा था, एंड इससे पहले हमने देखा था वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तब बहुत ज्यादा डिमांड हो गई थी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की। तो टेक्सटाइल जो फैक्ट्री थी वो बहुत बूम पे थी, ठीक है। वो बहुत हाई रेट्स एंजॉय कर रही थी, एंड प्लेग फैलने की वजह से बहुत सारे वर्कर्स भाग गए थे। तो वर्कर्स को रिटेन करने के लिए उन्होंने प्लेग बोनस भी दिया था, ठीक है। तो उस सेंस में जैसे ही वॉर खत्म होता है थोड़ा सा डिप्रेशन आने लगता है, तो अपने प्रॉफिट्स को बचाने के लिए मिल ओनर जो होते हैं वो प्लेग बोनस खत्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इन्फ्लेशन हाई रहता है, ठीक है, क्योंकि एकदम से वॉर एंड होता है। तो हमें पता है जब भी ऐसा वॉर वगैरह एंड होता है तो उसके बाद मिजरी, पॉवर्टी, ये सब चीजें बढ़ जाती है। तो उस सेंस में प्लेग ये जो वर्कर्स थे ये डिमांड कर रहे थे कि वेज बोनस अभी भी मिलना चाहिए, ठीक है। एंड इसी चीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता है, एंड इनको यहाँ पे इनवाइट कौन करती है? तो अनुसुईया साराभाई जो है वो इनको इनवाइट करती है, ठीक है। एक फेमस मिल ओनर की शायद सिस्टर ही होती है, ठीक है। सो वो वर्कर्स के बिहाफ पे इस चीज को फाइट कर रहे होते हैं, एंड देन शी इनवाइट्स गांधी जी, ठीक है। तो गांधी जी वो पहला हंगर स्ट्राइक करते हैं यहाँ पे, अल्टीमेटली रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। एंड तो बता सकते हो उसमें कितना फिर डिसाइड होता है कि कितना वेज मिलना चाहिए वर्कर्स को? 35%. 35%. करेक्ट। तो वो 50% का हाइक डिमांड कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने बस इतना बोला कि 35% पे मान जाओ, और दोनों के एंड से कंपनसेशन हो गया, एंड अल्टीमेटली इट वाज अ सक्सेस, ठीक है। तो ये था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 का। नेक्स्ट 1918 में ही एक और सत्याग्रह होता है कॉल खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो ये पहला नॉन कॉपरेशन है, माइंड यू, ठीक है। इससे पहले हमने पहला सिविल डिसोबीडियंस चंपारण के फॉर्म में देखा था, पहला हंगर स्ट्राइक देखा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के फॉर्म में, एंड खेड़ा सत्याग्रह वाज एग्जांपल ऑफ फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। सो बेसिकली डॉट हो गया था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सो बेसिकली जो लॉज थे उन्हीं के अंदर ये बात की गई थी कि अगर सपोज कोई ड्रॉट हो जाता है, उपज उस लेवल की नहीं होती जैसे लास्ट ईयर में थी, तो फिर ऑटोमेटिकली टैक्स रिमिशन मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अथॉरिटीज उस लॉ को वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया, दे वर स्टिल आस्किंग फॉर द टैक्स, ठीक है। तो उस रिस्पॉन्स में उन्होंने बोल दिया था कि ये चीज गलत है, एंड इस चीज को मानने से मना कर दिया था, ठीक है। एंड यही चीज उन्होंने आगे कम्युनिकेट करी। इस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स जो है वो गांधी जी के साथ जुड़ते हैं, एंड फिर उनका एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन डेवलप हो जाता है। तो याद रखना सरदार पटेल उनको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, और इंदुलाल याग्निक। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लीडर्स बनते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ केवल वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार इनको टाइटल कब मिलता है वल्लभ भाई पटेल को? बारदोली में 1920। करेक्ट। तो बारदोली में इनको ये टाइटल मिलता है सरदार का, उधर के जो लोकल्स होते हैं वो टाइटल देते हैं 1928 में। तो याद रखना ये चीज। ऑलराइट, सो ये था खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है खेड़ा सत्याग्रह का? मध्यम मार्ग अपनाया जाता है, आई थिंक मीडियोकर पाथ, दोनों को न मान के बीच का टैक्सेशन का निकालते हैं। हाँ राइट। तो बेसिकली बोलते हैं कि जिनको पे नहीं करना है वो नहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली ये रिजल्ट निकलता है, ठीक है। सो उस सेंस में देख लेना। लेकिन इस जो खेड़ा सत्याग्रह है इसके बारे में एक चीज ये है कि अल्टीमेटली इसमें जो रियल लीडर थे ना वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ग्राउंड पे काम उन्होंने किया था, ठीक है। गांधी जी का तो थोड़ा नाम ज्यादा हो गया था, बट रियल जो वर्किंग हैंड था इसमें पटेल का था, ठीक है। तो याद रखना। ऑलराइट, नेक्स्ट, ठीक है। तो इतना था, ये 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रगल रहते हैं, और इसके बाद फिर वो कांग्रेस की तरफ थोड़ा सा रुझान उनका बढ़ जाता है, नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ वो बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो ये तो लोकल इवेंट्स थे कि
एक सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडिया में ही मूवमेंट थी, लिमिटेड थे। इसके बाद पहला मास स्ट्रगल कह सकते हैं, पूरा इंडिया को कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो कोई बता सकता है कौन से इवेंट में होता है ये चीज, जब पहला मास मूवमेंट हम बोल सकते हैं गांधी जी का? सत्याग्रह। करेक्ट। सो रॉलेट सत्याग्रह, तो कोई बता सकता है प्रोविजन क्या थे रॉलेट सत्याग्रह के? व्हाट वाज रॉलेट सत्याग्रह? एनीवन? रहे हो या फिर सत्याग्रह? रॉलेट एक्ट की वजह से ही हो रहा होगा, आई थिंक। रॉलेट एक्ट आया था उसके रिगार्डिंग। हाँ मतलब रॉलेट एक्ट तो आया था, लेकिन रॉलेट एक्ट में ऐसा क्या था कि उसको अपोज करे थे? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। विदाउट वारंट वगैरह आप मतलब कि गिरफ्तार कर सकते हो आप लोगों को, इसके रिगार्डिंग ही था ना कुछ। हाँ Every तो time Without there's a trial war in और India, एक एक्ट लगा देते थे, that is Defense of India Act. करेक्ट। तो वो डिफेंस ऑफ एक सेकंड जस्ट थोड़ा एक्सक्यूज करना। हाँ, तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट किस पार्टी के रिस्पॉन्स में लाया गया था? गदर पार्टी 1915 में करेक्ट लाया। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। तो वो चीज पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो गदर पार्टी के रिस्पेक्ट में लाया गया था। एंड जैसे ही वॉर ओवर हो गया तो वो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की जगह लेने के लिए वो एक एक्ट लेके आए थे कॉल्ड रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का ये कॉमन नेम था, उसका असल नाम जो था इट वाज एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, ठीक है। तो ये पता रखना कि ये हम लोग ज्यादातर रॉलेट एक्ट ही करते हैं, लेकिन इसका असल नाम जो था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 था, ठीक है। सो बेसिकली इस दौरान सिडनी रॉलेट होते हैं, ठीक है, एक कमेटी बनती है सिडनी रॉलेट की। वो बेसिकली रिकमेंड करती है कि हम ऐसा लॉ बनाएं, ठीक है, एंड उसी के लॉ को इफेक्ट आता है एंड फिर उसको रॉलेट एक्ट नाम दिया जाता है, ठीक है। सो ये सेडिशन के ऊपर बेस्ड कमेटी थी। इन्होंने बोला था कि आप क्योंकि डिफेंस ऑफ इंडिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उस सेंस में आप इम्प्रिजनमेंट कर सकते हो विदाउट ट्रायल के, सस्पेंड कर सकते हो हेबियस कॉर्पस, ठीक है। हेबियस कॉर्पस जैसे हमें पता है पॉलिटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि इलीगल कन्फाइनमेंट करते हो तो उससे बचाने के लिए हेबियस कॉर्पस होता है, तो उसको सस्पेंड करने की बात करी थी, ठीक है। सो उस सेंस में रॉलेट एक्ट जो था इट वाज पार्ट ऑफ द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ठीक है। कैरेट क्या थी? कैरेट थी इस दौरान जो लाया गया था 1919 के जो रिफॉर्म्स थे, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो वो एक तरीके से कैरेट थी और ये रॉलेट एक्ट एक तरह से स्टिक थी, ठीक है। सो उसी पॉलिसी का पार्ट था। एंड इसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन का भी प्रोसीजर था, यानी जो हम कहते हैं ना आजकल के सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, आर्टिकल 20 के अंडर। तो यहाँ पे वो चीज भी अलाउड कर दी थी, यानी पुलिस आराम से किसी को ठोक पीट के उससे वो बयान निकलवा सकती थी कि हाँ हम नहीं किया। तो एक मेयर सस्पेशन पे आप किसी को भी जेल में डाल सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल ये प्रोविजन थे जिसके चलते सबने इसको अपोज किया था, जितने भी इंडियंस थे सभी ने अपोज किया था, ठीक है। तो इसके रिस्पॉन्स में पहला मास स्ट्राइक करते हैं गांधी जी, ठीक है। तो इसके अंदर वो होम रूल लीग के जो पार्टी थी, ठीक है, हमने पढ़ा था ऑल इंडिया होम रूल लीग, तो उसके मेंबर्स को अप्रोच करते हैं, ठीक है। बाद में हम पढ़ते भी है कि वो ये ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है उसके प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं, ठीक है। सो उसके जो कार्डर होता है, क्योंकि हमें पता है कि एनी बिसेंट जो थी वो उसको लीड कर रही थी, लेकिन बाद में गांधी जी के जैसे इमरजेंस होता है तो उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, फिर वो बाहर हो जाते हैं, ठीक है, वहां से। सो उनकी जगह फिर गांधी जी टेक ओवर कर लेते हैं एंड उस ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है उसका नाम चेंज के बाद में स्वराज सभा हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना। सो रॉलेट एक्ट पास होता है 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और उसके जैसे ही पास होता है उसके अगले दिन ही लार्ज स्केल मूवमेंट चालू हो जाता है, ठीक है। हड़ताल वगैरह डिक्लेयर कर दी जाती है एंड गांधी जी का जो स्टाइल था कि हम फास्टिंग करेंगे, प्रेयर करेंगे, वो सब चीज चालू हो जाती है। लेकिन इसी दौरान जो पंजाब प्रोविंस है उस टाइम का, वहां पे थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा कुछ ज्यादा ही बॉइल्ड अप हो जाता है, ठीक है। सो रीजन क्या रहता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, सैफुद्दीन खिचलू एंड सत्यपाल मलिक, ठीक है। तो इनको पुलिस जो है वो रॉलेट एक्ट के अंदर ही पकड़ के ले जाती है, जेल में डाल देती है, ठीक है। सो प्रॉब्ली एक वो भी रीजन था। दूसरा वो जो दिन था जिस दिन जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, तो वो दिन बैसाखी का दिन था, तो उस सेंस में भी उस पार्क के अंदर लोग
प्रॉब्ली सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे, ठीक है। सो अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन कि वहां पे मार्शल लॉ लागू था, ठीक है। तो जनरल डायर जो होते हैं वो आके वो यहाँ पे फायर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा याद रखना कि जनरल डायर थे, ठीक है, तो ये मिलिट्री ऑफिसर थे, ठीक है। जनरल रेजिनेल्ड डायर, ठीक है। एंड उस दौरान जो गवर्नर जनरल थे ऑफ पंजाब प्रोविंस, उनका नाम क्या था, तो बता सकता है? लॉर्ड वायर। हाँ, माइकल ओ डायर, ठीक है। तो नाम दोनों के डायर डायर थे, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो हम बाद में पढ़ते भी, उधम सिंह जो है वो जब मारते हैं इंग्लैंड में जाके, ठीक है, आई थिंक मूवी भी बन गई है अब तो उनके ऊपर, तो वो मारते हैं तो फिर वो माइकल ओ डायर को मारते हैं, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूज हो जाता है, सबको लगता है कि वो जनरल डायर को ही जाके मार के आया होता है, लेकिन वो मार के वो गवर्नर जनरल को आए होते हैं, ठीक है। सो ये याद रखना, ठीक है। तो इसके रिस्पॉन्स में कुछ लोग जो है वो अपने जो टाइटल्स होते हैं वो वापस दे देते हैं, तो उनके बारे में बता सकते हो कौन कौन थे? नाइटहुड का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था और केसरी हिंद का टाइटल महात्मा गांधी जी ने दिया था। दो तो ये थे मेजर। तो ये सही बोला कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड रिजाइन किया था, एंड गांधी ने कैसर हिंद का जो टाइटल था उसको रिजाइन किया था, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था किसी ने नाइटहुड रिजाइन किया था, तो उसके बारे में बता दो कुछ, 1-2 साल पहले इस स्पेसिफिक इंसिडेंट से उनके बारे में किसी को आइडिया? द हिंदू के फाउंडर एस सुब्रमण्य अय्यर। एस सुब्रमण्य अय्यर थे। वो फिर गलत हो रहे हम लोग। वो हिंदू के फाउंडर जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, ये एस सुब्रमण्यम अय्यर है, ठीक है। तो ये लॉयर थे, हिंदू के फाउंडर नहीं थे, ठीक है। और इन्होंने जब एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया जाता तब वो रिजाइन अपना रिनाउंस करते हैं वो नाइटहुड का टाइटल, ठीक है। ऐसे याद नेक्स्ट रखना, मतलब जी सुब्रमण्य अय्यर मैं ऐसे याद रखती हूँ, हिंदू का लोगो एलिफेंट रहता है ना, तो मैं जी से गणेश, जी सुब्रमण्य अय्यर हिंदू का फाउंडर, और एस अलग था लॉयर। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने और कौन सा न्यूज़पेपर निकाला था अपार्ट फ्रॉम द हिंदू? स्वदेश मित्र। हाँ, करेक्ट, स्वदेश मित्रम निकाला था, ठीक है। सो इस जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद हम देखते हैं जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजरूल उल हक, ये सब लोग भी रिजाइन कर देते हैं फ्रॉम द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो फाइनली जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद, ठीक है, गांधी जी ये जो सत्याग्रह होता है इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। एंड इसके रिस्पॉन्स में के टू चेक के एक्चुअली में कुछ रॉन्ग डूइंग हुई थी, एक कमीशन सेटअप होती है, तो उसका नाम बता सकते हो क्या था? हंटर कमीशन। करेक्ट। तो हंटर कमीशन थी, पता होना चाहिए वो किस रिस्पेक्ट में थी। तो ये एक्चुअली रॉन्ग डूइंग को ही चेक करने के लिए होती है। तो इसमें कोई इंडियन मेंबर भी होता है क्या? ये सारे ब्रिटिश होते हैं? 3 इंडियन। करेक्ट है, 3 इंडियन होते हैं। तो बस एक बार नाम देख लो, ऐसा याद रखना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एटलीस्ट एक बार सुना रहेगा तो जस्ट इन केस कभी याद आए पेपर में तो थोड़ा बहुत माइंड में क्लिक कर जाएगा। सो वन वॉज चिमनलाल, हरिलाल सितलवात, जगत नारायण एंड साहिबजादा सुल्तान, ठीक है। तो ये इंडियन मेंबर्स भी थे, बट ये कमीशन प्रूव टू बी अ मेयर आई वॉश, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा कंडेम नहीं किया गया था, ठीक है, कि इन्होंने बहुत अल्ट्रा वायरस जाके वो चीज करा था, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंडेम नहीं किया जाता अल्टीमेटली, ठीक है। सो गांधी जी विड्रॉ दिस मूवमेंट, ठीक है। बट इस मूवमेंट के दौरान तक गांधी जी नेशनल लीडर की एक तरीके से बनकर निकल चुके थे। बाद में 1922 में रॉलेट एक्ट को रिपील कर दिया जाता है, ठीक है। तो इतना ही था इसके बारे में इम्पोर्टेंट, ठीक है। किसी को कहते थे क्या? व्हाइट वॉशिंग बिल। What was called whitewashing bill? हाँ, टू कवर द एक्ट्स ऑफ डायर, वो इंडेमनिटी एक्ट और व्हाइट वॉशिंग बिल मतलब दोनों एक ही है, उसको लेके आए थे। वो हंटर कमीशन की रिपोर्ट के पहले ही लेके आए थे, एंड उसे मतलब
बेसिकली टू सेफगार्ड उसके एक्टिविटीज जनरल डायर के, उसके लिए लेके आए थे बिल को, उतना ही उसका बस नहीं। उतना ही। ऑल्सो ये जो हमने अभी देखा ना अंडर कमीशन में 3 इंडियन मेंबर्स थे, तो उसमें से वो जो सर चिमनलाल बताया अभी संजय ने, तो उनका थोड़ा सा एक हिस्ट्री है, वो थोड़ा याद रखो। ही वाज इंडस्ट्रियलिस्ट, काफी बॉम्बे में काफी बड़ा नाम था। तो जब 1930s के अराउंड नेहरू अपने सोशलिस्ट आइडियाज जब मतलब काफी वोकल थे वो आइडियाज के ऊपर, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे बॉम्बे के, उन्होंने एक बॉम्बे मैनिफेस्टो डिक्लेयर करा था अगेंस्ट नेहरू, बोल के कि सोशलिस्ट आइडियाज जो है वो मतलब इंडस्ट्री के लिए अच्छी नहीं है, ऐसे वैसे करके। तो ही वाज वन ऑफ देम, काफी प्रोमिनेंट लीडर थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी याद रख सकते हो कि अंडर कमीशन में इंडस्ट्रियलिस्ट को लिया था जो कि रॉयलिस्ट थे ब्रिटिशर्स की तरफ से। संजय ठीक है। Yes. True or false? So it's like Bombay Manifesto talked about mixed economy model instead of purely capitalistic model. True or false? करेक्ट। उसमें बेसिकली यही बात कही गई थी कि द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द इंडस्ट्रीज। ठीक है, ऑलराइट। चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हिच वाज खिलाफत मूवमेंट। तो व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट, क्या बैकग्राउंड था इसका, कोई बता सकता है? तो एक्चुअली में ये तो वहीं से सेंट्रलाइज था ना, टर्की के अंदर उनको लीडर्स को हटा दिया था, उसके मतलब खलीफा को मानने से मना कर दिया था। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो ग्लोबल प्रोटेस्ट जो चल रहा था उसी का मतलब कि इंडिया के अंदर था, उसी का रिफ्लेक्शन। राइट। तो हमने कल भी देखा था ना, आई थिंक आईआर के सेशन में थोड़ा डिस्कस किया था इजराइल के बारे में। तो इजराइल का फॉर्मेशन यहीं से शुरू होता है, ठीक है, बट अभी उस पर नहीं जाएंगे। अभी ये देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 जो एंड होता है, तो उसमें जो सेंट्रल पावर्स जो है वो उनका डिफीट हो जाता है, ठीक है, विच वर टर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये सब लोग डिफीट हो जाते हैं। एंड ट्रीटी टर्की का जो है ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, ठीक है। इट्स बेसिकली सर्व्ड इनटू डिफरेंट स्मॉल कंट्रीज, ठीक है। सो उस दौरान देखते हैं कि टर्की में जो रूल कर रहे होते हैं उस टाइम, ऑटोमन एम्पायर, ही वाज कंसीडर्ड एज द हेड ऑफ द एंटायर इस्लामिक कम्युनिटी, ठीक है। सो उनको खलीफ का टाइटल दिया जाता था एंड वो रूल करते थे वहां पे। तो ट्रीटी के अंदर उनका जो पावर था उनको डिपोज कर दिया गया था, ठीक है। सो ये लोग उस चीज के अगेंस्ट एक तरीके से ग्लोबल मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। एंड इंडिया में भी वो मूवमेंट शुरू हुआ, और वो खिलाफत नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि वो जो खलीफ का रूल था उसको रिस्टोर करना चाहते थे, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था कि कांग्रेस ने और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो दोनों साथ आते हैं इन द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916, ठीक है। तो उस सेंस में एक यूनिटी जो थी वो डेवलप हो चुकी थी दोनों पार्टीज के बीच में। इतना कोई ज्यादा कम्युनलिज्म इस पॉइंट पे नहीं देखने को था, ठीक है। और वो थोड़ा बहुत पहले से ही चल रहा था, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनलिज्म नहीं था अभी, ठीक है। सो उस सेंस में जो यंगर जो रेडिकल मुस्लिम नेशनलिस्ट थे, थोड़ा उनका इन्फ्लुएंस लीग जो मुस्लिम लीग था उसमें बढ़ने लगा था, ठीक है। तो लीडर्स लाइक शौकत अली या अली ब्रदर्स थे, ठीक है। तो उनमें शौकत अली, मोहम्मद अली थे, मौलाना आजाद थे, अजमल खान, हजरत मोहानी, ठीक है। तो ये जो यंग नेशनलिस्ट थे, इनका रोल जो था वो लीग में बढ़ने लगा था, ठीक है। एंड इन्होंने शुरू किया एक मुस्लिम खिलाफत कमेटी इन अर्ली 1990, ठीक है। सो ये ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी एक बन चुका था, ठीक है। और ये कॉन्फ्रेंसेस रेगुलरली हेल्ड कर रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पर गांधी जी इन्वाइटेड हुए थे, शौकत अली एंड ये अली ब्रदर्स ने उनको इन्वाइट किया था, तो वो गए भी थे, ठीक है। लेकिन ये इस टाइप की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा तिलक जो थे वो अपोज कर रहे थे, ठीक है। अल्टीमेटली हम देखेंगे कि वो आगे एनसीएम को भी अपोज करेंगे कुछ इसी सेंस में। सो ये चीज याद रखना। खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट कौन था? बाद में गांधी जी के सेशन में गांधी जी हाँ करेक्ट। तो बाद में गांधी जी को अराउंड नवंबर 1919 के अंदर उस सेशन के अंदर गांधी जी को प्रेसिडेंट बना दिया गया था, ठीक है। तो कोशिश यही थी कि वो चाहते थे कि जितना ब्रॉड बेस्ड हो सके ये मूवमेंट हम लोग करें,
और गांधी जी को लगा कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू सीमेंट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। ऑल्दो कहीं ना कहीं ये सेक्रेटेरियन लाइन पे ही था या कम्युनिटेरियन लाइन पे था कि हम किसी का रिलीजियस कॉज के ऊपर लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक जो मोपला था वो भी इससे लिंक था ना कहीं पे मोपला, इससे कम्युनिज्म थोड़ा सा मतलब ज्यादा हो गया था। मोपला लिंक था क्या इससे खिलाफत से थोड़ा? हाँ, मोपला इसका एक डायरेक्ट कंसिक्वेंस कह सकते हो, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था। जो खिलाफत मूवमेंट के अंदर वो गांधी जी जब इससे जुड़ गए थे, उनको समझ आ गया था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हम सीमेंट कर सकते हैं और बेसिकली जो अंग्रेज है उनको भगा सकते हैं इंडिया से, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा था हम ऐसा कर देंगे, तो उन्होंने पूरा ऑल इंडिया मार्च किया था, ठीक है, कि खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ लोगों को अवेयर करने के लिए। शौकत अली ब्रदर्स एक तरफ जा रहे थे, गांधी जी भी ऑल इंडिया कवर कर रहे थे खिलाफत मूवमेंट के अगेंस्ट, लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक है, सॉरी इन फेवर ऑफ खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो वो मालाबार रीजन में भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे इश्यू क्या हो जाता है, खिलाफत मूवमेंट में वो प्रीच कर रहे थे कि हम लोग जो है जो अथॉरिटी है विच इज द ब्रिटिश, तो इनको अपोज करें। लेकिन मोपला या जो मालाबार का जो रीजन है उधर जो डेमोग्राफिक होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जितने भी मुस्लिम्स होते हैं वो जिनका एथनिक मोपलास बोलते हैं, क्योंकि वो पहले ही अरब से सीधा डायरेक्ट उस रीजन में आए थे, इसलिए मोपला नाम बोलते थे। तो मोपलास जो है वो ऑलरेडी वहां पे जो लोअर स्ट्राटा था उसमें आते थे, ठीक है। यानी वो टेनेंट फार्मर्स थे और उनके ऊपर जो शब्द इस्तेमाल होता था जन्मी, ठीक है, जन्मी उनके लिए इस्तेमाल होता था जो कि एक तरीके से जमींदार थे वहां पे, ठीक है। तो वो जमींदार जो क्लास थी वहां पे वो हिंदूज थे, तो उनको वो मैसेज कुछ इस तरीके से समझ में आया कि अथॉरिटी को अपोज करना है, तो उनके लिए अथॉरिटीज वो जैनमी हिंदू जैनमी थे, ठीक है। तो वो उनको अपोज करने लगे, तो वहां से वो कम्युनल रंग ले लिया। ऑल्दो बाकी जगह ये खिलाफत का मूवमेंट शायद कह सकते कि ठीक तरीके से ही गया था, बट उस रीजन में वो खिलाफत का आइडिया थोड़ा सा गलत चला गया एंड जिसकी वजह से वो कम्युनल राइट्स वहां पे हो गए। अभी इंपॉर्टेंट है आई थिंक ये 1990 से लेकर 21 तक वो मोपला रहा था, ठीक है। बार बार हुए थे वैसे तो मोपला रेबेलियन, बट ये टाइम पीरियड में लगा लो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से ऊपर हो गया उसको रिसेंटली, सो इस सेंस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बाद में गांधी जी बोलते हैं कि अब इस मूवमेंट को थोड़ा सा और राइल अप करने की जरूरत है, जब वो क्लियरली दिख जाता है कि वो नहीं मानने को तैयार है, ब्रिटिशर्स खिलाफत मूवमेंट कमेटी की जो डिमांड थी उनको नहीं मानने को तैयार थे, उन्होंने डिपोज कर दिया था परमानेंटली खलीफा को, ठीक है। प्लस बैकड्रॉप कुछ इस तरीके से था कि रॉलेट एक्ट हुआ था, जलियांवाला मैसेकर हुआ था, और उसके रिस्पॉन्स में जो हंटर कमीशन आई थी उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। प्लस जो रिफॉर्म्स जो बोले थे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो मॉडरेट्स को लग रहा था कि हाँ उससे कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आ भी जाते हैं तो उससे भी कोई खास फायदा नहीं देखने को मिलता, क्योंकि जो डायरकी का जो आइडिया था वो वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो उस सेंस में ये बैकड्रॉप में बहुत ज्यादा चीजें थी, वो बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर काफी प्रेशराइज हो गया था, जिसके चलते गांधी जी ने सोचा कि अब सही टाइम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करने का, ठीक है। सो एक स्पेशल सेशन होता है 1920 के अंदर, ठीक है, कैलकाटा के अंदर, जहां पे लाला लाजपत राय जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं एंड वो अप्रूव करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। तो ये माइंड यू ये एक स्पेशल सेशन था जो कैलकाटा में हुआ था। ओरिजिनल जो सेशन था वो 1920 में दिसंबर 1920, क्योंकि कल हमने देखा था जितने भी सेशन होते थे कांग्रेस के हमेशा दिसंबर के आसपास होते थे, तो नागपुर के अंदर ये सेशन होता है और इसमें प्रेसिडेंट होता है सी वीरागाचार्यार, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पे जो हमने पहली बार देखा था ना स्वराज, जो कि कैलकाटा सेशन के अंडर उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था 1906 वाले सेशन में कि स्वराज जो है वो गोल होगा कांग्रेस का, तो स्वराज वहां पे डिफाइन नहीं किया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि हाँ हम स्वराज लेंगे, लेकिन नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, मतलब ऐसा नहीं बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से नहीं लेंगे, उन्होंने वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स था उसको चेंज कर दिया थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स, ठीक है। तो पहले 1906 के सेशन में बोला गया था कि स्वराज लेंगे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, एंड फिर 1920 में ये बोला गया थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन, यानी थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके भी अब इन्वॉल्व हो गए थे, जिसके चलते मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट
बिपिन चंद्र पाल, जीएस खरपड़े, ये सब लोग रिजाइन कर देते हैं, ठीक है, कांग्रेस से। एक और इम्पोर्टेंट लीडर रिजाइन कर देते हैं, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। और निकलने के बाद एक और डिफरेंट पार्टी बनाते हैं। तो कोई नाम बता सकता है कौन सी पार्टी बनाई थी उन्होंने? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। हाँ, ये ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब सिंस ये प्रो गवर्नमेंट था एंड उस टाइम पे ये लिबरल था, है ना, बिकॉज द अदर पीपल वर बीइंग अ लिटिल एक्सट्रीम, तो ये लोग मॉडरेट्स थे और लिबरल थे, इसीलिए इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। सप्रू ने भी ये ज्वाइन करा था, तो सप्रू इसके प्रेसिडेंट भी थे, और ये पीवाईक्यू में पूछा यूपीएससी में। मतलब क्वेश्चन था अबाउट सप्रू और 3 स्टेटमेंट्स दिए थे, उसमें से एक स्टेटमेंट था कि ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ INLF। तो याद रखना सप्रू भी थे इसमें, तेज बहादुर सप्रू। राइट, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये चीज याद रखना, ठीक है। सो राइट, तो बेसिकली ये थोड़ा सा बैकड्रॉप रहा। फिर डिमांड क्या की गई थी इसके अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, कि एक तो फेवरेबल ट्रीटी दी जाए टर्की के लिए, खलीफा को रिस्टोर किया जाए, जो पंजाब के रॉन्ग डूइंग्स थे, विच इंक्लूडेड द मैसेकर एंड देन द हंटर कमीशन का रिपोर्ट, तो वो जो रॉन्ग डूइंग है उनको रीएड्रेस किया जाए, एंड जो स्वराज की मांग थी, ठीक है। तो वो ये 3 बेसिक डिमांड थी। एंड तरीका क्या था, क्या था एनसीएम के अंडर? तो एक तो था बाइकआउट ऑफ कॉलेजेस, स्कूल्स, फॉरेन लिकर, लॉ एंड कोर्ट्स, इनको बॉयकॉट करने की बात करी थी। नेक्स्ट, बॉयकॉट ऑफ काउंसिल्स की बात की गई थी, ठीक है। बाद में देखेंगे ये काउंसिल के बॉयकॉट के ऊपर फैक्शंस डेवलप हो जाते हैं कांग्रेस में, बट अभी इतना याद रखो कि ये डिमांड करी, मतलब ये तरीका था कि हम बॉयकॉट करेंगे काउंसिल्स को। नेक्स्ट, जो स्वदेशी एलिमेंट्स थे उनको भी इंक्लूड किया गया था कि बॉयकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स को, ठीक है, एंड उसकी जगह इंडियन गुड्स को प्रमोट करेंगे। यहां से शुरू हुई थी खादी का प्रमोशन, ठीक है। खादी, नेशनल स्कूल्स, हैंड स्पिनिंग, टाइटल जो है वो लोग रिनाउंस करेंगे, ठीक है, ऑनर्स रिनाउंस करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, पिकेटिंग ऑफ शॉप होगी। तो ये ब्रॉडली चीजें थी वो डिमांड करी गई थी। थोड़ा सा इसमें एक एक्सट्रीम पॉइंट ये हो गया था कि अली ब्रदर्स थे, उन्होंने बेसिकली मुस्लिम्स को ये बोल दिया था कि आप आर्मी से रिजाइन करो, क्योंकि ये आपके रिलीजन के खिलाफ है ब्रिटिशर्स का साथ देना। तो उस सेंस में उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया था, जिसके चलते उन्हें फिर जेल में भी डाला गया था। एंड इनको सपोर्ट करने के लिए शायद गांधी जी वगैरह ने भी शायद इनको सपोर्ट कर दिया था, तो उसके चक्कर में इनको भी जेल में गए थे, ठीक है। सो इस दौरान सुभाष चंद्र बोस होते हैं, वो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रहे होते हैं, एंड ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल कॉलेज ऑफ कैलकाटा, ठीक है। सो ये याद रखना। प्लस इस दौरान एक तिलक स्वराज फंड भी एस्टैब्लिश होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जिस दिन अनाउंस होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हुआ, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ भी हो जाती है 1920 में, ठीक है। एंड उनकी डेथ और एक पॉइंट है मेरा यहाँ पे, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनका मतलब उन्होंने कब ज्वाइन किया था कांग्रेस को? ईयर क्या था ज्वाइन करने का? एक्चुअली उन्होंने 1 साल के लिए सर्व किया था, 1 साल से भी कम सर्व किया था। 1919 में उन्होंने मतलब वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन की थी, एंड 1920 में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। आई थिंक सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू, दे जॉइन एट द सेम टाइम ना? हाँ, लेकिन 1920 में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, शायद 1 साल से भी कम सर्व किया था उन्होंने आईसीएस में, एंड देन क्विट करके फिर ज्वाइन कर लिया था। 1919 में वो सेलेक्ट हुए थे आई थिंक, और 1920 में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था फाइनली, ठीक है। तो ये याद ना, तिलक स्वराज फंड था, ये शुरू हुआ था उसी दिन, एंड ये चालू होते ओवर सब्सक्राइब हो गया था। तो इसमें आई गेस 1 करोड़ तक शायद फंड आ गया था इनके पास, ठीक है, इतना ज्यादा पैसा आया उसके अंदर। तो इस दौरान कुछ लेबर मूवमेंट भी हुआ था, जैसे जेम्स एन गुप्ता के अंडर कई जगह रेलवे स्ट्राइक्स हुई थी, प्लांटेशन स्ट्राइक हुई थी असम वगैरह में। प्लस कुछ किसान के जो इश्यूज थे वो भी रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग मूवमेंट जो थे वो एस्टेब्लिश हो गए थे, लाइक अवध किसान मूवमेंट, एका मूवमेंट इन यूपी, ठीक है। एका मूवमेंट बाद में थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया था, ठीक है, तो वो याद रखना, एका मूवमेंट यूपी से रिलेटेड था। ऑलराइट,
और इसी दौरान सिख जो होते हैं उनका भी एक मूवमेंट है वो चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे जो लोकल इवेंट्स हैं इनको भी गांधी जी कोशिश करते हैं कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसके अंदर लिंक कर दें, ठीक है। तो वो पूरा इंडिया के अंदर ऐसा लग रहा था कि ऑल इंडिया लेवल पे एक मास प्रोटेस्ट चालू हो गया था, ठीक है, कि सिख अपना इश्यूज को लेकर रिवोल्ट कर रहे थे, क्योंकि सिख में इस दौरान जो प्रीस्ट थे जिनको महंत बोला जाता था, ठीक है, तो वो महंत बहुत ज्यादा करप्ट हो गए थे, जिसके चलते एक पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिश होती है और अकाली दल, जो आज भी है प्रेजेंट, ठीक है। तो अकाली दल वो अपना स्ट्रगल चला रहा था अगेंस्ट दिस करप्ट महंत, ठीक है। इनफैक्ट एक थोड़ा सा इंसिडेंट है, मतलब नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्री, बट या देख सकते हो। तो एक्चुअली क्या होता है कि इतने ज्यादा महंत करप्ट होते हैं कि वो जो जनरल डायर होता है जिसने मैसेकार में फायरिंग ऑर्डर करी होती है उसको भी सिख का दर्जा दे देते हैं, ठीक है, कि वो बोलते हैं कि इन्होंने सिख धर्म को बचाया इस सेंस में, ठीक है। सो इतने ज्यादा करप्ट होते हैं एंड देयरफॉर ये अकाली दल मूवमेंट चालू करते हैं। उसके रिस्पॉन्स में बाद में गवर्नमेंट एग्री करती है एंड फिर एक कमेटी बनती है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, SGPC, ठीक है। तो वो याद रखना, SGPC का रिलेशन NCM से ही है। इसी दौरान अकाली दल पार्टी भी आती है एंड वो उसके जो वर्क होते हैं उसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ये जो SGPC एक्ट है वो पास करती है। तो गुरुद्वारा जो सारे हैं अब वो उस SGPC के अंडर आते हैं, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो। ऑलराइट, एक तो मेजर चीज ये इस टाइम पे AITUC का फॉर्मेशन भी होता है ना। AITUC भी इसी टाइम आता है और लाला लाजपत राय 1920 में कांग्रेस के सेशन को भी प्रेसाइड कर रहे हैं, स्पेशल सेशन को, और उसको भी कर रहे हैं आई थिंक AITUC जो होता है ना। करेक्ट। Actually, this तो is in the context of labor organization. ILO का 1919 में ILO बन गई थी, तो उसका जो सेशन था उसे अटेंड करने के लिए कांग्रेस के पास कुछ पैरेलल बॉडी नहीं थी। That's why AITUC आई थी तभी 1919 में, 1990 या 20 में, ठीक है। तो वो सेंस में याद रख सकते हो, ILO से कनेक्टेड है वो। करेक्ट, तो और वो याद रख साउथ सकते में हो। बोलो। जस्टिस पार्टी का ये बढ़ गया था, मतलब जस्टिस पार्टी आ गई थी 15-16 के अराउंड, 1915-16। तो अभी जस्टिस पार्टी का डोमिनेंस साउथ में बढ़ गया था, और फिर अब आगे हम देखेंगे कि जस्टिस पार्टी हर जगह अपोज कर रही है फिर। तो उस सेंस में याद रखो कि 15-16 के अराउंड जस्टिस पार्टी आई थी साउथ में, ठीक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की डेथ भी अभी होती है ना 1920 में। हाँ करेक्ट, तभी वो स्वराज फंड, सॉरी, स्वराज फंड भी तभी बनता है और स्वराज सभा भी गांधी जी तभी बनाते हैं। स्वराज सभा भी 1920 में बनती आई थी, तो वो भी गांधी जी तभी बनाते हैं। हाँ, तो स्वराज सभा जो होती है वो जो ऑल इंडिया होम रूल लीग होती है उसी का नाम चेंज करके स्वराज सभा रख दिया जाता है, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना, तिलक की डेथ होती है तो वो तिलक स्वराज फंड इसीलिए चालू करते हैं क्योंकि वो तिलक से सिनोनिमस होता है और वो ओवर्स को सब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज थी। प्लस कुछ इंस्टीट्यूशन बनते हैं, क्योंकि अब हमने बोला है कि बॉयकॉट करो स्कूल को, तो बॉयकॉट का मतलब ये नहीं कि सभी स्कूल को बॉयकॉट कर दो। जो ब्रिटिशर ओन्ड स्कूल है उनको बॉयकॉट करने की बात की गई थी। उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ नए इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। पहला था जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है। वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ही चालू होता है। उसमें मेजर वर्क किसका रहता है? मौलाना महमूद हसन हो गए, हकीम अजमल खान हो गए, ठीक है, जाकिर हुसैन हो गए, प्लस गांधी जी और टैगोर भी इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश होता है, काशी विद्यापीठ 1921 में, ठीक है, जिसको गांधी जी इनॉग्रेट करते हैं। फिर गुजरात विद्यापीठ चालू होता है, ठीक है। देन बिहार विद्यापीठ चालू होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशन है जो इस टाइम के दौरान एस्टैब्लिश होते हैं, जिनमें आई थिंक जामिया मिलिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना कि वो इस मूवमेंट के दौरान ही एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। प्लस कांग्रेस के संजय आपने एक लाइन बोली थी लाइक टैक्सेशन को डिनाई करना, बट मुझे लगता है कि टैक्सेशन को डिनाई करना तो ज्यादातर CDM में हुआ था ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है वो एक्चुअली में डिसओबे करने की बात करता है ना टैक्सेशन वगैरह को। NCM में तो लगातार जनरली नॉन कॉपरेशन की बात आती है, ये इसी का कल्मिनेशन होता है NCM का आई थिंक CDM, जिसमें कि आप एक्चुअली में डिसओबे करने की भी बात करने लग जाते हैं। तो टैक्सेशन डिसओबे वगैरह तो CDM में ज्यादा देखने को मिला था। हाँ, मतलब उसमें लार्ज स्केल पे डिसोबीडियंस, मतलब इस सेंस में कि बॉयकॉट का कॉल दिया गया था, लार्ज स्केल में हुआ भी था, ठीक है। यहाँ पे वो छोटी मोटी वो उसमें कहा गया था, बट वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था उस लार्ज स्केल पे।
एक्चुअली कोशिश इनकी यही थी कि एनसीएम हम लॉन्च करेंगे, अगर एनसीएम से बात नहीं बनती तो सीडीएम हम तुरंत लॉन्च कर देंगे, लेकिन वो सीडीएम लॉन्च करने का मौका ही नहीं मिला था इनको उस दौरान। तो बस ये याद रखना, एक और फैक्ट था इसमें कि कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स होते हैं, मतलब कांग्रेस के एक अपना वॉलंटियर वो एक फोर्स बन जाती है जो कि एक पैरेलल पुलिस की तरह काम करती है, ठीक है। सो वो चीज याद रख सकते हो। प्लस जो बताया कि जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर नहीं वर्क करता है, डिमांड नहीं मैच होती है, तो फिर सिविल डिसोबीडियंस तुरंत लागू हो जाएगा। एक्चुअली में हुआ क्या था, लाइक 5 फरवरी को जो चोरा चोरी कांड हो गया था, तो 12 फरवरी 1922 को इन्होंने एनसीएम को स्क्रैप कर लिया था। तो काफी अपोज हुआ था उस टाइम पे गांधी जी का कि आप मत कीजिए स्क्रैप इसको, लेकिन गांधी जी ने वही बोला था कि मेरे लिए मीन्स भी उतने इंपॉर्टेंट है जितना कि एंड इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली उन्होंने इसको स्क्रैप कर लिया। तो तब फिर इन्होंने मान लो उसके बाद फिर इनको काफी सजा वगैरह भी हो गई थी, 6 साल की कुछ सजा हुई थी, लेकिन 4 साल के अंदर इनको छोड़ दिया था। फिर काफी ज्यादा इन्होंने मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स से एक तरीके से रिटायरमेंट ले लिया था, हाफ रिटायरमेंट जो भी बोल सकते हैं उसको। फिर ये कंस्ट्रक्टिव वर्क वगैरह के अंदर लग गए थे लगातार। तो जो सीडीएम इनको लॉन्च करना था एक्चुअली में, फिर वो 1929-30 पे पहुंच जाता है बाद में फाइनली। तो फिर काफी हद तक वो एक्टिवली थोड़ा पार्टिसिपेशन कम कर देते हैं और एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव हार्मोनियस वर्क में लग जाते हैं, लाइक ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चीजें होती है ना आश्रम में जाके। और आई थिंक 1929 तक वो साबरमती आश्रम में ही रहते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा था। तो 12 फरवरी को इन्होंने एनसीएम को वापस ले लिया था। इसी वजह से फिर बाद में आपकी स्वराज पार्टी बनेगी, क्योंकि ये लोग प्रो चेंजर्स थे एक तरीके से, जो चाहते थे कि अंदर रहते हुए हम चेंज लेके आए थोड़ा। तो इसी वजह से फिर काफी कुछ होगा। राइट। तो इसमें थोड़ा सा ये देख लेना, पार्टिसिपेशन की बात करें तो मिडिल क्लास के अंदर थोड़ा सा एंथुजियाज्म था, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी इसको सपोर्ट किया था। मिडिल क्लास का मतलब एक कह सकते हैं कि मेजरली पार्टिसिपेशन था, जिसके चलते ये मूवमेंट जो था सक्सेस हुआ, ठीक है। लेकिन बाद में होता क्या, धीरे धीरे रिप्रेशन जो होता है गवर्नमेंट के एंड से बढ़ने लगता है, ठीक है। एंड रिप्रेशन जैसे जैसे बढ़ने लगता है तो हम देखते हैं चौरी चौरा का जो एक इंसिडेंट होता है वो एक ट्रिगर पॉइंट रहता है, जहां पे बेसिकली कुछ जो एक लोकल लीडर को अरेस्ट करते हैं, फिर उसका पुलिस स्टेशन के अंदर उसका वो थोड़ा बीटिंग होता है, ठीक है, जिसके रिस्पॉन्स में कुछ लोग उधर प्रोटेस्ट करते हैं, फिर रिस्पॉन्स में उधर की जो लोकल पुलिस है गोलियां चला देती है, एंड फिर लोगों का गुस्सा और उबाल पे आ जाता है, एंड वो कुछ पुलिसमैन जो है उनको वो पुलिस स्टेशन के सही जला देते हैं, ठीक है। तो जिसके बाद एक थोड़ा सा शॉक हो जाता है पूरा कंट्री के अंदर, ठीक है। एंड उसके रिस्पॉन्स में गांधी जी जो है विड्रॉ कर लेते हैं ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। तो एक तुरंत ही बारदोली के अंदर एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो होती है वो भी एस्टैब्लिश होती है, ठीक है। सॉरी, एस्टैब्लिश तो ये 1920 के सेशन में हो जाती है। कि पहले क्या था कि साल के एंड में कांग्रेस का एक सेशन होता था, वहां पे रेजोल्यूशन पास किया जाता था, लेकिन 1920 के सेशन में उन्होंने बोला कि हम कांग्रेस के स्ट्रक्चर में चेंज लेके आएंगे। तो उन्होंने ये चीज बोली थी, अब से एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी रहेगी जिसके अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो डिसीजन ले सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो पूरे 1 साल लगे फिर डिसीजन लेने में। तो ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक कॉन्टिन्यूस बॉडी रहेगी एंड ये तुरंत डिसीजन जो है वो ले सकेगी। तो ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ही डिसीजन था जिसमें ये डिसाइड हुआ कि हम लोग वापस ले रहे हैं और अब कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे। तो खादी हो गया, नेशनल स्कूल बनाना हो गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गया, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट कैंपेन हो गया, तो ये सब चला, ठीक है। एंड इसके तुरंत बाद ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। 6 साल की सजा रहती है गांधी जी को, लेकिन फिर बाद में 1924 में उनको हेल्थ रीजंस की वजह से रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। सो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट फिर इमरजेंस होता है 2 इंपॉर्टेंट फैक्शंस का अमंग द कांग्रेस इटसेल्फ, ठीक है। तो हमने देखा कांग्रेस ने जो एनसीएम जब लागू किया था तब उन्होंने ये बोला था कि काउंसिल एंट्री को हम लोग बैन कर देंगे, मतलब काउंसिल जो है उसमें जाएंगे नहीं, हम लोग पूरी तरीके से अपोज करेंगे, ठीक है। सो उस सेंस में 2 फैक्शन बनते हैं, एक होता है नो चेंजर और एक होता है प्रो चेंजर, ठीक है। एंड प्रो चेंजर जो होते हैं वो एक पार्टी बनाते हैं, तो उसका पार्टी का क्या नाम था? स्वराज पार्टी बनी थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। करेक्ट। तो ये याद रखना, मोतीलाल नेहरू थे, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू पकड़ लेते हैं, तो ये याद रखना ये मोतीलाल नेहरू है जो कि पिताजी थे उनके, ठीक है। तो ये दोनों एस्टैब्लिश करते हैं पार्टी को और ये पार्टी डिस्कशन चल ही रहा होता है
लेकिन दोनों जो फैक्शंस होते हैं, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स, ठीक है, तो दोनों को ये रियलाइज होता है कि हमें जो 1907 का जो सूरज स्प्लिट होता है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि हमारी इंपॉर्टेंस तभी रहेगी जब हम इकट्ठे रहेंगे, ठीक है। तो उस सेंस में एक कॉम्प्रोमाइज होता है जिसके अंदर स्वराज पार्टी वर्क करती है विद इन द परव्यू ऑफ कांग्रेस इटसेल्फ, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। सो इसमें जो सीआर दास है उनके लिए कॉमन टर्म भी इस्तेमाल होता है, एपिथेट होता है इनका, कोई बता सकता है क्या सीआर दास को कॉमन नेम से जाना जाता है? ठीक है, तो याद रखना देश बंधु नाम से इनको जाना जाता है, तो बस कंफ्यूज मत होना, देश बंधु आए जिसका मतलब सीआर दास की बात हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली काउंसिल एंट्री के ऊपर ये लोग एग्री करा लिया था। नो चेंजर्स की बात करें तो इसमें भी पता होना चाहिए लीडर्स कौन थे। तो जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे लाइक राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अंसारी हो गए, तो ये सब जो थे ये नो चेंजर्स में थे। ये चाहते थे कि कौन जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है वो चालू रहे, बॉयकॉट जो है वो चालू रहे, नॉन कॉपरेशन जो है वो चालू रहे, ठीक है। तो इस सेंस में एक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जहां पे स्वराज पार्टी को इलेक्शन लड़ने की परमिशन मिल जाती है कांग्रेस के अंडर से, ठीक है। तो अचीवमेंट क्या रहती है ये थोड़ा सा पता होना चाहिए स्वराज पार्टी की। तो कई जगह ये गवर्नमेंट के जो इम्पोर्टेंट बिल्स वगैरह होते हैं उनको आउटवोट करते हैं, ठीक है। पावरफुल स्पीचेस देते हैं ये काउंसिल के अंदर जाके, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो। कई सारे इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं उनको डिफीट करते हैं एंड प्रूव करते हैं कि जो 1919 का जो एक्ट आया था, रिफॉर्म एक्ट आया था, वो इट वाज नथिंग बट अ शैम, ठीक है। वो वर्क करने लायक कोई चीज नहीं थी, तो उस सेंस में वो करते हैं। लेकिन इस दौरान रेगुलरली ये कंफ्लिक्ट में आते हैं विद प्रो सेक्टेरियन या प्रो कम्युनल लीडर्स, ठीक है। तो हिंदूज भी इनको अपोज करते हैं, मुस्लिम्स भी इनको अपोज करते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में थोड़ा ये देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा इश्यू हुआ, तो एक्चुअली में प्रॉपरली मुस्लिम्स के इश्यूज को सपोर्ट नहीं कर पाए, जिसके चलते जो गल्फ था हिंदूज और मुस्लिम के बीच में वो बढ़ा, ठीक है। सो ये कुछ चीजें थी। और कुछ किसी को एक्चुअली ऐड करना है में क्या इसमें? क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है लाइक अभी काफी ज्यादा लाइमलाइट में था खिलाफत, तो ऐसा क्या रीजन रहा कि मतलब खिलाफत को मतलब कि मेजर इतना बड़ा रोल रहा, मतलब ये आंदोलन रिवोल्ट हुआ, फिर क्यों वो धीमा पड़ गया? कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व था क्या इस चीज के अंदर? खिलाफत की डिमांड का कम हो जाना किसी और एक्सटर्नल फैक्टर से कंट्रोल था क्या? हाँ, तो खिलाफत मूवमेंट था ही एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, एंड वो लार्जली देखा जाए तो जो इलीट मुस्लिम्स थे उनसे उसका रिलेवेंस था। जो मोस्टली जो लोअर क्लास मुस्लिम थे उनके लिए कोई मतलब नहीं था उन्हें, क्योंकि वो बाहर की दुनिया की बात हो रही थी। सो हमने जैसे देखा कि ट्रीटी ऑफ सेवरेस हुआ था जिसके अंदर खलीफा को डिपोज कर दिया गया था, तो उस सेंस में वो रिवोल्ट चालू हुआ था, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो रिवोल्ट कर रहे थे तो उसी दौरान क्या होता है, एक रेवोल्यूशन विद इन टर्की होता है, एंड जो अब्दुल जमाल पाशा है उस टाइम के एक लोकल जनरल होते हैं, वो कमाल बेसिकली पावर में आ कमाल जाते हैं। मुस्तफा, आई थिंक हाँ, कमाल कमाल मुस्तफा पाशा बोलते हैं उनको। हाँ करेक्ट, कमाल मुस्तफा पाशा जो है वो फिर पावर में आ जाते हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट बन जाते हैं, एंड वो पूरा जो खलीफत वाला सिस्टम था वो खुद ही हटा देते हैं। तो एक लोकल मूवमेंट होता है और वो लोकल लोग ही उनको बाहर कर देते हैं, तो उस सेंस में फिर वो मूवमेंट करने का कोई मतलब नहीं रहता, एंड धीरे धीरे वो फिर मूवमेंट खत्म हो जाता है, उसकी जो स्टीम होती है वो पूरी खत्म हो जाती है मूवमेंट की। ये था। वन ऑफ दी डेफिनेटली। मतलब एक इम्पोर्टेंट रीजन इसका ये था, पहले तो जस्टिस पार्टी का काउंटर कैंपेन, और सेकंड इज एक्सपेंसिव खादी। जैसे गांधी जी खादी खादी प्रमोट कर रहे काफी 1915-16 से आने के बाद, तो 1920 तक तो चरखा का कल्ट बन गया था। इसके ऊपर यूपी से एक पीवाईक्यू भी पूछा था, ये पूछा था कि द कल्ट ऑफ चरखा ये बुक किसने लिखी थी? तो किसको पता है ये क्या था कल्ट ऑफ चरखा? टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर टैगोर ने लिखा था। हाँ आई थिंक ये करेक्ट, बुक नहीं टैगोर था, ने लिखा। हाँ ये ऐसे था शायद। हाँ मतलब वही पकड़ लो जो है। बुक नहीं था तो ये, सिग्निफिकेंस पूछा था, आई थिंक चरखी का सिग्निफिकेंस क्या था, लाइक ऐसा था कुछ कुछ। नहीं क्रिटिसाइज मतलब Right? ये दिया था, कॉन्टेक्स्ट दिया था 2-3 लाइंस में टैगोर के बारे में एक्सप्लेन करके, और उसमें एक वर्ड था ये करके कि द कल्ट ऑफ चरखा लिखा है उन्होंने ऐसे करके, और पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करना था हमें। ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन था। तो कल्ट ऑफ चरखा इसलिए था कि खादी एक्सपेंसिव है एंड सारे लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाता चरखा, ऐसे करके उन्होंने क्रिटिसाइज करा था गांधी जी को।
तो इन दैट सेंस ये याद रखो कल्ट ऑफ चरखा। एंड जो रीजन अभी संजय और अंकुर ने बताया वो भी सही है। हाँ, तो जो रीजन हम लोगों ने बताया वो एक्चुअली खिलाफत वो मूवमेंट के लिए थे, एंड वो आपने जो बताया खिलाफत वो के हैं। सीडीएम, हाँ वो सीडीएम के हैं, ठीक है। तो सीडीएम फेल क्यों हुआ, सॉरी एनसीएम फेल क्यों हुआ, वो उसके कारण ये थे कि जस्टिस पार्टी का एक काउंटर मूवमेंट था। दूसरा, खादी जो था वो काफी महंगा था, उससे बहुत चीपर था जो फॉरेन मेड गुड थे। दूसरा जो पॉलिसी थी ये एक नॉन कॉपरेशन की, ठीक है, नहीं सपोर्ट करने की, उनकी अपने आप एक लिमिटेशन होती है। आप एक एक लिमिट तक ही आप एक रोड़ा अटका सकते हो किसी के काम में, ठीक है। तो वही वही सेम लिमिटेशन थी। इस टाइप के जो काम होते हैं इनमें ज्यादातर आप रोक नहीं सकते किसी को, ठीक है। तो वही था। और फिर यहाँ गांधी जी, हाँ बोले। नहीं, आप कैरी ऑन करो, मेरे को कोई दूसरा पॉइंट बताना था, आप बताओ, कंप्लीट कर दो। हाँ, तो फिर एक ये इस टाइप की जो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पॉलिसी होती है ना, इसके अपने इनहेरेंट लिमिटेशन होते हैं। एक पॉइंट तक ही काम करते हैं, उसके बाद ये काम नहीं कर सकती। तो उस सेंस में गांधी जी को भी समझ में आ गया था, एंड गांधी जी ने बहुत स्मार्टली जो चौरी चौरा जो मूवमेंट था उसको इस्तेमाल करके एज एन इंसिडेंट उसको इस्तेमाल करके वो बंद कर दिया था मूवमेंट, क्योंकि उनको पता था जो मिडिल क्लास है उसकी एक क्षमता होती है, लिमिटेड क्षमता होती है। बाद में हम गांधी जी की स्ट्रैटेजी भी देखेंगे। स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल का पॉलिसी था, ठीक है, के बीच में ग्रे गैप दो, फिर वापस जब लोग तैयार हो जाए फिर स्ट्रगल करो, ठीक है। सो ये पॉलिसी था गांधी जी का, ठीक है, यही था मेरा इसमें है ना आंसर। 3 लोगों के बारे में थोड़ा देख लेना, उनकी डेथ कब हुई, कभी अटैच कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं उनके नाम को किसी और से, मतलब कमेटी। तो सीआर दास की आई थिंक 1925 में डेथ हुई है। आपको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का पता ही है, उनकी 1920 में हुई है। और गोपाल कृष्ण गोखले की जब आए थे गांधी जी उसी टाइम पे 1915 में उनकी डेथ हो गई थी। पॉलिटिकल गुरु थे वो गांधी जी के, तो ये कभी बाद में एसोसिएट किया जाए इनको। तो गोपाल कृष्ण गोखले 1915, तिलक का आपको पता है 1920, और 1925 जो है वो आपका सीआर दास जी थे, उनकी डेथ हुई थी। तो ये थोड़ा देख लेना आपको, है ना। और गांधी जी के बारे एक्चुअली में जो आप बता रहे हैं संजय, हाँ, जो ट्रूथ वाला आप गांधी जी के बारे में बता रहे थे, आप देखोगे जब भी डिकेड की स्टार्टिंग होगी ना, तब गांधी जी एकदम से काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहेंगे। लाइक आप देख लो 1921 और इस टाइम पे काफी ज्यादा है, फिर अभी काफी ज्यादा वो शांत हो जाएंगे 1924 के बाद से। फिर जैसे सीडीएम लॉन्च करने की उस टाइम पे बातें आएंगी, वो टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही होगी, तब काफी वो लाइमलाइट में रहेंगे। फिर वैसे ही 1940 में 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह, तो वो ट्रूथ वाला इन्वेंट दोबारा से, मतलब शांति, और फिर दोबारा से वो उनका एक टैक्टिक्स था। उनको लगता था कि मासेज जो है उनमें मतलब एक एनर्जी है, वो एनर्जी ऐसा नहीं है कि वो कम भी होती है ज्यादा भी होती है। तो उस चीज में बिलीव रखते थे कि पहले कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जाए, लोगों को खड़ा किया जाए, गैदर की जाए उनकी एनर्जी को, एंड देन फिर पार्ट लिया जाए, एज कम्पेयर टू कि आप कॉन्स्टेंटली लगे हुए हो। तो वो फॉर्मूला वो अपनाते थे काफी हद तक। राइट। सो एक्चुअली स्वराज पार्ट, हाँ बोलो। एक जस्ट संजय एक ही पॉइंट जो अभी अंकुर ने बताया ना कि डेथ वाले ईयर्स भी आप याद रख सकते हो, तो वो काफी हेल्प करता है। जैसे ये अभी 2021 में क्वेश्चन था ना बेथुन स्कूल वाला, तो अगर आप उसके ऑप्शंस देखोगे 4 ऑप्शंस, तो उसमें से 3 जो लोग हैं उन्होंने 1900 मतलब 20th सेंचुरी में उनका फंक्शन है काम, और बेथुन स्कूल था एक्चुअली में यूपीएससी ये हिंट देता है काफी बार, है ना, वो ऐसे नाम लेके आता है जो वो देखना चाह रहा है क्या अब इनको पता है कि इनकी डेथ वगैरह कब हुई है। लाइक 1901 में भी काफी ज्यादा, आई थिंक एमजी रानाडे को देख लेना कहीं उनकी 1991 के आसपास हुई है क्या। और जो आपके वल्लभ भाई पटेल है उनका 1875 में जन्म होता है, 1950 तक वो रहते हैं, आई थिंक 1875 या 1870 दोनों में से एक ईयर है। तो ये काफी बार क्या होता है कि काफी चीजों में एलिमिनेशन में हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से इसको करवाना चाहते हैं कि आपको पता है कि कब उनका मतलब जन्म कब हुआ है, डेथ कब हुई है, लाइक दैट। तो राइट। जो 2021 का क्वेश्चन था वो उससे ही सॉल्व हो रहा था कि अगर आपको बेथुन स्कूल पता है कि वो कौन से एरा में आई थी, तो आप वो आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो उस एंगल से ये थोड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के फंक्शन, टाइमिंग एंड डेथ वो थोड़ा एक बार देख लेना। मेरे पास एक लिस्ट है, मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे, एक शॉर्ट सा, वो देख लेना सब लोग। राइट, ठीक है। सो हम स्वराज पार्टी की बात कर रहे थे, तो आई गेस स्टार्ट की तो हमने बात कर ली थी कि प्रो चेंजेस थे, काउंसिल में एंट्री चाहते थे, सक्सेस क्या मिला। फिर हमने ये भी बताया ड्रॉबैक क्या था, ठीक है। तो एक मेजर ड्रॉबैक बाद में ये स्वराज पार्टी जो है डिके करने लग जाती है। तो इसका कारण क्या होता है कि इसके अंदर भी 2 फैक्शंस डेवलप हो जाते हैं स्वराज पार्टी के अंदर। तो ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है ये, तो आई गेस स्पेक्ट्रम का अपना एनालिसिस है, बट थोड़ा अपन को पता होना चाहिए कि इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो 2 फैक्शंस डेवलप हो गए थे, रिस्पॉन्सिविस्ट
और नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिविस्ट क्या थे, वो लीडर्स थे इस स्वराज पार्टी के अंदर, जो कि फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज भी एक्सेप्ट करना लग गए थे। यानी गवर्नमेंट ने जो भी इश्यूज या जो भी पोस्ट इनको दिया वो एक्सेप्ट करने के ये चालू गए। इनिशियली स्वराज पार्टी का यही काम था कि हम काउंसिल में रहेंगे, लेकिन हम कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं लेंगे। हम लोग वो काउंसिल में ही उस वर्क करके उनको दिखाएंगे कि काउंसिल या ये पूरा सेटअप जो है ये पूरा शैम है या एक बस छलावा है। लेकिन बाद में जो रेस्पॉन्सिबिलिस्ट लीडर आते हैं ये चाहते हैं कि हम लोग ये जो भी ऑफिसेज हैं, ठीक है, मिनिस्ट्रियल ऑफिसेज हैं, इन्हें एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, और वो एक्सेप्ट करने के पीछे लॉजिक क्या था, जो सेक्रेटेरियन पॉलिटिक्स ये करना चाहते थे, कम्युनल थोड़ी पॉलिटिक्स करना चाहते थे, अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट को आगे रखना चाहते थे। तो इस सेंस में ये ऑफिस एक्सेप्ट करने को राजी हो गए थे। तो इनमें से कुछ लीडर है जैसे मदन मोहन मालवीय हो गए, तो ये कुछ लीडर्स थे जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिए थे ऑफिस। ठीक है, तो उस सेंस में जो आइडियोलॉजी थी जिसपे स्वराज पार्टी चल रही थी वो भी ब्रेक हो गई थी। ठीक है, एंड धीरे धीरे फिर इलेक्शन भी हारने लग जाते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि जो इसके मेन लीडर थे सीआर दास, तो उनकी डेथ हो जाती है 1925-26 के आसपास। वहां से एक मेजर ब्लो लगता है एंड फिर ये पार्टी संभल ही नहीं पाती, फिर इसका कॉन्टिन्यूस डिके होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्वराज पार्टी ऑब्लिवियन में चली जाती एक्चुअली में हमें 3 पार्टियों का तो याद ही रखना है, लाइक मुस्लिम लीग, एक कम्युनिस्ट पार्टी आपकी एंड एक हिंदू महासभा। तो ये तो जनरली ऐसा रहेगा कि लास्ट तक भी ये तो रोल लेते रहेंगे, पार्ट लेते रहेंगे। लाइक 1942 के आसपास भी इन्होंने पार्ट लिया था, बाद में भी जब कांग्रेस के सभी लोग गिरफ्तार हो गए थे, मतलब उसके बाद अरेस्ट होने के बाद भी ये लोग पार्ट ले रहे थे। तो मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी एंड फाइनली आपकी थर्ड नंबर पे मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी एंड लाइक थर्ड थी आपकी हिंदू महासभा। तो ये लोग मतलब बाद में भी प्ले करते रहेंगे लोग। बहुत सारे और पार्टीज है जैसे यूनियनिस्ट पार्टी, जस्टिस पार्टी, ये सब सारे चीजों में पार्ट लेते थे। राइट। ठीक है, तो आई गेस स्वराज पार्टी पे आई थिंक अपना स्टैंड क्लियर हो गया। ऑलराइट, ठीक है, तो एक चीज देख लो, स्वराज, हाँ बस हाँ, एक पॉइंट मिस कर गए थे, स्वराजस और नो चेंजेस। तो ये किस सेशन में स्प्लिट हुए थे, कहाँ पे हुआ सेशन? अच्छा, स्वराज स्प्लिट हो गए थे इन रेस्पॉन्सिबिलिस्ट एंड नॉन रेस्पॉन्सिबिलिस्ट, ये कहना चाह रहे हो ना? नहीं, इससे पहले जब स्प्लिट नहीं हुआ, मतलब व्हेन एक्चुअली जो स्वराजिस्ट थे वो तो प्रो चेंजर्स थे, है ना, प्रो चेंजर्स थे वो तो, कांग्रेस से स्प्लिट नहीं हुआ था, कांग्रेस के अंदर ही थे। एंड जनवरी 1923 में, जनवरी 1923 में आई थिंक स्वराज पार्टी बनती है, एज फार एज आई कैन रिकॉल। करेक्ट। तो ये गया सेशन में हुआ था, where they have decided कि we'll agree to disagree। ये गया सेशन में हुआ। हाँ करेक्ट बोला, गया सेशन में हुआ था। एंड इस दौरान जो था सीआर दास जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन वो फिर क्विट कर देते हैं क्योंकि उनकी बात एक्सेप्ट नहीं होती। लेकिन बाद में रियलाइज करते हैं कि हाँ स्वराज पार्टी हम लोग बना सकते हैं और वो विद इन कांग्रेस वर्क कर सकती है। ठीक है, तो उस सेंस में थोड़ा सा याद रखना, गया के अंदर ये सेशन होता है जहाँ पे स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आई थिंक तो फिर तो 1922 में हुआ होगा, दिसंबर के आसपास गया वाला। हाँ 1922 है गया। और फिर जनवरी 1923 में ये बन जाती है पार्टी, स्वराज पार्टी, है ना। राइट, तो ये याद रखना। इसी दौरान थोड़ा सा कुछ समय बाद महात्मा गांधी पहली बार एक कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो पता सकता है कहाँ बनते हैं वो, कौन सा सेशन होता है, ईयर क्या था? 24। करेक्ट। एंड बेलगाम इज लोकेटेड इन विच स्टेट प्रेजेंटली? कर्नाटका। करेक्ट। वो डिस्प्यूट भी चल रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में इस रीजन को लेके, तो याद रखना कर्नाटका में हुआ था। एंड पहला विलेज के अंदर भी सेशन था ये। ठीक है, तो ये भी याद रखना, बेलगाम वाला। उससे पहले तो वो जेल में थे ना 1-2 साल, तो फिर 1924 में ही आए थे, और जब आए होंगे तब दिसंबर में रहा होगा, तब उन्होंने ज्वाइन कर लिया होगा। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो ये याद रखना। ऑलराइट, सो यही था इसके अंदर याद रखने लायक। एक चीज और याद रखना, जो नागपुर सेशन अभी हमने डिस्कस किया,
जिसमें सी विजया राघवाचार्य थे जो प्रेसिडेंट थे उस दौरान। एंड यहाँ पे फॉर्मली स्वराज ये जो रेजोल्यूशन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, इसको पास किया गया था। और इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए थे, जो कि एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनेगी, और आज भी कांग्रेस में वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। सो 15 मेंबर की वो CWC उस टाइम बनी थी। दूसरा एक चीज ये हुआ था कि जो एंट्री फीस थी कांग्रेस में आने की, उसको रिड्यूस करके 4 आनास कर दिया गया था, ताकि कॉमन मैन भी इसके अंदर ज्वाइन कर सके। एंड तीसरा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंज किया गया था कि जो कांग्रेस है उसमें जो प्रोविंशियल कमिटीज रहेंगी, ठीक है, तो वो प्रोविंशियल कमिटीज जो है कांग्रेस की, वो लिंग्विस्टिक लाइन पे रहेगी, ठीक है। बाद में हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद एक ये भी डिमांड होती है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का डिवीजन हो, जिसको नहीं एक्सेप्ट किया जाता काफी हद तक, लेकिन यहाँ पर एग्री किया गया था कि प्रोविंशियल लाइंस के ऊपर लिंग्विस्टिक लाइंस के ऊपर प्रोविंसेस का डिवीजन हो कांग्रेस के अंदर, ठीक है। सो वो ये था। और तीसरा हमने फोर्थ हमने एक ये चीज देखा था कि स्वराज को अब कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हटा के पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स की बात किया गया था, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके की तरफ निकल पड़े थे इस सेशन में। तो ये आउटकम 1920 का काफी इंपॉर्टेंट है, ये अपने को पता होना चाहिए। ऑलराइट, सो ये याद रख सकते हैं। और तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? ऑलराइट, देन क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट। एक्चुअली में, पता नहीं, कहीं पे मैंने एक क्वेश्चन देखा है लाइक जब ये इलेक्शन हुए थे, इन्होंने पार्ट लिया था, स्वराज पार्टी ने जब इलेक्शन फाइट किया था, तो उस इलेक्शन के अंदर इन्होंने लगभग कितने परसेंटेज ऑफ वोट गेन किए थे। तो काफी बार एक लाइन आ जाती है कि मोर देन 50% वोट इन्होंने गेन किए थे, तो ऐसा नहीं था। आई थिंक मोर देन लेस देन 50 थे जो इनके वोट शेयरिंग थी ना स्वराज पार्टी की, जब इलेक्शन हुआ था तब 42-43% के आसपास इन्होंने वोट गेन किए। तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी आ जाए तो देखेंगे। टोटल 141 सीट थी, उनमें से 42 सीट्स उनको मिली थी, ठीक है। बाकी फैक्ट इतना डिटेल में तो मुश्किल ही पूछे, बट एक याद रख लो कि हाँ कि हमने एक बार सुना हुआ है, तो एटलीस्ट गट फीलिंग आ सकती है वहां पे कि इतना हमने देखा हुआ है, ठीक है। मतलब सो सॉरी सीट्स की बात थी, सीट्स कितनी थी पूरी, तो उसमें से 42 सीट्स इनको मिली थी, वो देखिए। करेक्ट, ठीक है। सो इसी दौरान कम्युनिस्ट, क्योंकि 1917 में हम देखते हैं रशियन रेवोल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से एक वर्ल्ड के अंदर एक नया आइडियोलॉजी आ जाता है कम्युनिज्म का, सोशलिज्म का, ठीक है। वो प्रेवलेंट हो जाता है। वो मतलब अब तक तो ये एक ख्याली पुलाव जैसा ही था कम्युनिज्म और सोशलिज्म, लेकिन जब रशियन रेवोल्यूशन से एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है, तब लोगों को इस आइडियोलॉजी का इंपॉर्टेंस रियलाइज होता है। फिर ये एक फिक्शन की तरह सब जगह फैल जाती है, इंडिया में भी फैलती है। तो पहला जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो फॉर्म हुआ था ताशकंद में इन 1920, ठीक है। तो कोई बता सकता है ताशकंद है कहाँ का कैपिटल है? पाकिस्तान। अजबेक What? है ना, अजबेकिस्तान। ना हाँ, उज्बेकिस्तान का है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। सो आई गेस यही था इसमें इम्पोर्टेंट। सो ये फॉर्म कौन करते हैं, इसके द्वारा फॉर्म होती है MN रॉय। अबानी मुखर्जी। हाँ, MN रॉय होते हैं, मतलब मेन तो MN रॉय होते हैं। बाकी उनके एसोसिएट अबानी मुखर्जी हो गए, अहमद हसन हो गए, मोहम्मद शफीक वगैरह, ये सब इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। बाद में 1925 में इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस होते हैं, उससे फॉर्मलाइज होते हैं CPI, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड इस दौरान कुछ कॉन्स्पिरेसी होती है जो अपने को पता होना चाहिए, कई बार थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्रोनोलॉजिकली मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस होता है 1921 से 27 तक, ठीक है। तो जो कॉमेंटर्न होते हैं वो कुछ ट्रेन्ड पर्सनल जो होते हैं वो इंडिया में भेजते हैं ताकि वो कम्युनिज्म फैला सके, तो ये पेशावर कॉन्स्पिरेसी होता है। नेक्स्ट कानपुर कॉन्स्पिरेसी होता है 1924 में। तो कई बार क्वेश्चन देखा गया है कानपुर कॉन्स्पिरेसी के बारे में, तो ये पता होना चाहिए। तो इसमें MN रॉय थे, SA डांगे थे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, श्रृंगावेलु चेतियार, ठीक है। सो इनको अरेस्ट किया जाता है एंड दे आर फाउंड गिल्टी ऑफ ट्राइंग टू
प्रमोट कम्युनिज्म इनटू इंडिया, ठीक है। सो ये याद रखना, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। नेक्स्ट मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस होता है, ईयर है 1929 से 33। यहाँ पे अगेन 25 कम्युनिस्ट होते हैं, उनको पकड़ा जाता है, जेल में डाला जाता है। वो ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज अ रेलवे स्ट्राइक। सो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? इसमें इन्वॉल्व होते हैं एस.ए. डांगे, पी.सी. जोशी, शौकत उस्मानी, ठीक है। तो रेलवे स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। एंड लास्टली लाहौर कॉन्स्पिरेसी है। तो इसमें ऑल्दो लाहौर कॉन्स्पिरेसी हम कई और एस्पेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे रेवोल्यूशनरीज के रेस्पेक्ट में भी पढ़ते हैं। तो वहां पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो थे वो बेसिकली जो लाला लाजपत राय की जो डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द साइमन कमीशन वाला प्रोटेस्ट, उसके अंदर वो बेसिकली उसका रेवेंज लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली प्लान बनाते हैं किसी और को मारने का, लेकिन गलती से सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये 4 कॉन्स्पिरेसी है, जिनमें से 3 जो है ये एक्सक्लूसिवली कम्युनिस्ट से बोल सकते हैं, ठीक है। पेशावर, कानपुर एंड मेरठ कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो इनमें से एम एन रॉय सिर्फ कानपुर वाले में इन्वॉल्व थे, बाकी सब में और डिफरेंट लीडर्स थे, ठीक है। ऐसे डांगे जो थे वो कानपुर और मेरठ दोनों के अंदर इन्वॉल्व थे, ठीक है। सो क्रोनोलॉजी याद रखना, सबसे पहले पेशावर, फिर कानपुर, फिर मेरठ कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? ऑलराइट। तो इस पीरियड में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। सो इस दौरान कुछ रेवोल्यूशनरीज जो होते हैं उनको, जो कांग्रेस होते हैं, कांग्रेस के जो लीडर्स होते हैं, वो एंगेज कर लेते हैं कि आप थोड़े दिन के लिए अपनी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है इनको रोक दो, एंड आप हमारे साथ एक पीसफुल तरीके से कोशिश करो कि हम रेवोल्यूशन लाए। जैसे ही नॉन कॉपरेशन एंड होता है एब्रप्टली विदाउट अचीविंग इट्स गोल, तो जितने भी जो ऐसे रेवोल्यूशनरी एलिमेंट्स थे उनका जो कन्विक्शन था कि जो रेवोल्यूशन आ सकता है इंडिया के अंदर, वो एक आर्म स्ट्रगल के थ्रू आ सकता है, वो और भी स्ट्रांग हो गया, ठीक है। तो इस सेंस में हमें कुछ पता होना चाहिए रेवोल्यूशनरीज के बारे में। जैसे एक इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी थे सचिन सान्याल, ठीक है। तो सचिन सान्याल का एक इंपॉर्टेंट बुक था बंदी जीवन, ठीक है। फिर एक और इम्पोर्टेंट बुक था रेवोल्यूशनरीज का, कॉल्ड पाथेर दाबी। तो बता सकते हैं किसने लिखी थी पाथेर दाबी? शरद चंद्र चैटर्जी। करेक्ट, बहुत सही। तो याद रखना, शरद चंद्र चैटर्जी ने ये पाथेर दाबी लिखी थी, ठीक है। तो ये चीज देख सकते हो। नेक्स्ट, तो रीजन वाइज ये थोड़ा सा डिवाइडेड थे, या तो ये अपने को पता होना चाहिए। एक सेकंड, आई गेस स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? हाँ, तो ये देख लेना, यहाँ पे पार्टी का नाम है, इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, क्या उन्होंने किया, क्या आइडिया था उनका, एंड कौन उस टाइम वॉइस रहे थे, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फर्स्ट था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। तो ये फॉर्म किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी, सचिन सान्याल, ठीक है। तो ये कह सकते हैं पहला क्रॉप था, या पहला जनरेशन था रेवोल्यूशनरीज का, ऑर्गेनाइज रेवोल्यूशनरीज का। वैसे रहे तो इनसे पहले भी थे, लेकिन ये ऑर्गेनाइज रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट, या सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं इनको। सो HRA एस्टैब्लिश हुआ 1924 में। लीडर्स थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी, सचिन सान्याल। और इनके अंडर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ था, विच वॉज काकोरी रॉबरी, ठीक है। तो ये बता सकते हो काकोरी कहाँ पे पड़ता है? वेयर इज दिस प्लेस? नियर टू कानपुर ओनली, के पास है, लखनऊ के पास है। वो ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जा रही है। करेक्ट बोला। तो एक्चुअली इसमें रॉयल ट्रेजरी जा रहा था ब्रिटिशर्स का, तो उसको लूटने का कोशिश किया था इन लोगों ने, लेकिन हर बार के जैसे यहाँ पे भी गलती हुआ, फिर लास्ट में 2 महिलाओं की मौत हो जाती है, ठीक है। गलती से गोली चल जाती है, उसमें कुछ महिला, शायद 1 या 2 महिला की मौत हो जाती है। तो उस सेंस में ट्रायल चलता है डकैती का,
ठीक है। एंड इनको सभी जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे इनको पकड़ लिया जाता है, ठीक है, एंड देन दे आर हैंग्ड। तो इस सेंस में एक बहुत मेजर सेटबैक था, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस रहे थे। एंड एक येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये बेसिकली निकालते हैं कि अगर हमारा एम क्या है, ठीक है, ऐसा कोई सिंपली कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ये एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप होता है जिनका एक एम होता है कि अगर हमारा रूल आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे। तो उस सेंस में एक येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग निकालते हैं, ठीक है। इनका कोशिश क्या था, एम क्या था, मतलब बेसिकली सो एम वाज टू एस्टैब्लिश अ फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो मैनिफेस्टो रेवोल्यूशनरी नाम से था। काकोरी के बाद आगे देखेंगे वापस रीऑर्गेनाइज होता है, लेकिन एक नए लीडरशिप के अंडर होता है, ठीक है। सो वो आगे देखेंगे, अभी तो इतना ही देख लो। प्लस HRA का जो मैनिफेस्टो था, इट वाज टाइटल्ड फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, ठीक है। तो फिलोसफी ऑफ बॉम्ब जो था ये इंपॉर्टेंट वर्क था, रिटन बाय भगवती चंद्र वोरा, ठीक है। तो ये याद रखना, अभी तक हमने टोटल 3 बुक्स देख लिया। एक तो बंदी जीवन बाय सचिन सान्याल, पाथेर दावी बाय शरद चैटर्जी, एंड फिलोसफी ऑफ बॉम्ब विच वाज रिटन बाय भगवती चंद्र वोरा, ठीक है। एंड ये टाइम पीरियड क्या था, तो ये लॉर्ड रीडिंग का जो टाइम पीरियड था उससे सिनोनिमस था, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं HSRA का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। HSRA जो फिरोज शाह कोटला है दिल्ली का, वहां पे ये वापस रीग्रुप होता है। एंड यहाँ पे जो नाम है HRA का चेंज होके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाता है। एंड इसके फाउंडर कौन होता है, भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, ठीक है, भगवती चंद्र वोरा, ये इसके इम्पोर्टेंट मेंबर्स रहते हैं। एंड यहाँ पे वो बेसिकली पहली बार डिस्कस करते हैं कि हम जो हमारा प्लान है वो ऑल इंडिया लेवल पे एक्सपोज करेंगे, ठीक है। ऑल्दो ये चाहते थे कि हम एक मास स्ट्रगल करें, लेकिन उसी दौरान लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है एक प्रोटेस्ट में, जिसकी वजह से सब लोग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं। देन वो चाहते हैं कि हाँ, हमारे जो एक्शन है उसको और थोड़ा सा एग्रेसिवली हम लोगों के सामने लाएं। तो पहले तो ये कांग्रेस का मर्डर करते हैं, एंड देन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे बॉम्ब फेंकते हैं, ठीक है। तो बॉम्ब फेंकने का मतलब ये नहीं था कि वो किसी को मारना चाहते थे, वो बस अपने आप को जेल में डलवाना चाहते थे। एंड उस ट्रायल को वो एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करते, जिसके थ्रू वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, ठीक है। सो इस दौरान HSRA के दौरान जो वॉइस रहे थे वो लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। एंड जो लीडरशिप था चंद्रशेखर आजाद का, बाकी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगवती चरण वोरा, they were all participants. लीडरशिप था चंद्रशेखर आजाद का। इनफैक्ट ना नेहरू इनको सपोर्ट कर देते हैं, भगत सिंह वगैरह को, तो उसके चक्कर में नेहरू को भी एक बार जेल जाना पड़ता है, ठीक है। तो जो बॉम्ब था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो जो फेंकते हैं, तो उसके पीछे 2 बिल्स भी रहते हैं इंपॉर्टेंट कंटेंशियस, विच आर पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो ये याद रखना। इसके अलावा पंजाब, ये जो हमने पार्टीज पढ़ी है ये सब नॉर्दर्न इंडिया या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पंजाब साइड, यूपी साइड, वहां पे प्रोमिनेंट थी, ठीक है। तो एक और पार्टी एस्टैब्लिश करते हैं या एक एसोसिएशन एस्टैब्लिश करते हैं भगत सिंह, कॉल पंजाब नौजवान भारत सभा, ठीक है। तो इनका काम यही था, जो भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी थी विच वॉज थोड़ा सा कम्युनिस्ट कह सकते हैं, जहाँ पे ये बोला गया था कि रिलीजियस मूवमेंट्स के साथ अलाइन नहीं होना है, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की बात करनी है, ठीक है। सो ये बेसिक प्रेमाइस था जिसपे ये पंजाब नौजवान भारत सभा एस्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल था, लेकिन आर्म्ड नहीं, मास स्ट्रगल था, ठीक है। बाद में हम देखेंगे जैसे ही डेथ हो जाती है भगत सिंह की, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ही कराची में जाते हैं महात्मा गांधी अटेंड करने कराची का सेशन, तब सब इनको ये काले झंडे यही लोग दिखाते हैं, तो ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं बंगाल रीजन में। बंगाल रीजन में इससे पहले हमने पढ़ा अनुशीलन समिति काफी प्रोमिनेंट थी, काकोरी अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो था वो इनके अंडर होता है, जिसमें खुदीराम बोस जो है वो एक ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट को टारगेट करते हैं, ठीक है, किंग्सफोर्ड करके, वो भी वहां पे बच जाते हैं। अल्टीमेटली उसमें खुदीराम बोस
और प्रफुल्ला चाकी जो होते हैं दे आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है। मतलब प्रफुल्ला चाकी तो शायद सुसाइड कर देते हैं, एंड खुदीराम बोस वाज हैंग टिल डेथ, ठीक है। सो वो याद रखना। सो नेक्स्ट सेकंड फेज में बंगाल के अंदर गोपीनाथ साहा से ये मूवमेंट शुरू होता है। वो अटेम्प्टेड टू किल कैलकाटा पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड, ठीक है। नेक्स्ट ये जो बंगाल में ये जो ग्रुप है ये ब्रॉडली पार्टीशन हो जाते हैं इसके अंदर, और एक ग्रुप निकल के आता है चिटगांव ग्रुप, ठीक है, जिसको लीड करो तो सूर्य सेन। सूर्य सेन वाज पार्ट ऑफ इनिशियली पार्ट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। वो बंगाल से कांग्रेस का जो प्रोविंशियल कमेटी होती है उसके मेंबर होते हैं, लेकिन जैसे वो देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हो गया तो वापस वो ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। सो एक चिटगांग इनफैक्ट वो इंडियन रिपब्लिक आर्मी एस्टैब्लिश करते हैं जो चिटगांग ब्रांच होती है उसका, ठीक है। एंड उसके थ्रू वो कोशिश करते हैं कि एक आर्म्ड रेड किया जाए। तो ये रेड को फॉर्मली इट इज नोन एज चिटगांग आर्मरी रेड ऑफ 1930, ठीक है। तो वहां पे जो ब्रिटिश आर्मरी होती है उसको ऊपर अटैक करते हैं और हथियार चुरा लेते हैं वहां से, ठीक है। इनफैक्ट वहां पे झंडा भी लहरा देते हैं एंड काफी देर तक अपने कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स वापस रिक्लेम करते हैं उस एरिया को तो ये लोग भाग भाग कर अलग अलग जगह छुप जाते हैं। बाद में ये सब गिरफ्तार हो जाते हैं एंड दे आर अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो ये भी अगेन लॉर्ड इरविन के अंडर ही होता है। इस दौरान कुछ और इम्पोर्टेंट फीमेल लीडर्स भी देखने को मिलती है, लाइक फीमेल रेवोल्यूशनरीज इनफैक्ट शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास, ठीक है। सो इनका टाइम पीरियड जो है 1931-32 रहता है लॉर्ड वेलिंगटन के अंडर, ठीक है। इसके अलावा प्रीतिलता वालीदार एक इम्पोर्टेंट फीमेल रेवोल्यूशनरी थी। तो ये याद रखना बंगाल वाला जो ब्रांच था रेवोल्यूशनरीज का, वो जो पंजाब वाला जो ब्रांच था उससे डिफरेंस इस सेंस में था कि फीमेल का लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन था बंगाल रीजन में, ठीक है। सो इस सेंस में थोड़ा सा और ज्यादा इंक्लूसिव था। कोई कम्युनल ओथ टेकिंग नहीं था, तो इस सेंस में मुस्लिम्स भी थे वो जुड़े थे इनके साथ, ठीक है। सो यही था रेवोल्यूशनरीज के बारे में। किसी को कुछ और ऐड करना है इस पार्ट में? ऑलराइट, ठीक है। तो आगे जाने से पहले हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देख लेते हैं। तो कोई ब्रीफली डिस्क्राइब करेगा उस एक्ट में क्या हुआ था, एक्ट ऑफ 1919 में? पहला तो Anyone? बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो अपर हाउस लोअर हाउस, तो मेंबर्स जाने की जरूरत नहीं है कितना था वो। हाँ, टेन्योर याद रखना, काउंसिल ऑफ स्टेट का 5 साल था और लोअर हाउस का 3 इयर्स। फिर उसके बाद डायआर्की सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था प्रोविंस में। तो उसमें 2 सब्जेक्ट्स थे, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। जो ट्रांसफर्ड थे वो गवर्नर के लिए था और रिजर्व था वो गवर्नर के लिए था और ट्रांसफर्ड के लिए मिनिस्टर्स होते थे। और जो ट्रांसफर्ड था वो रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर थे और रिजर्व के लिए कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी लेजिस्लेचर के ऊपर। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का आई थिंक वो ब्रिटिश एक्सचेकर से उनकी सैलरी जानी थी। इसके अलावा कम्युनल अवार्ड एक्सटेंड किया था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अवार्ड एक्सटेंड किया था यूरोपियंस के लिए, और इंडियन क्रिश्चियंस भी थे शायद, डिप्रेस्ड क्लास। और आई थिंक विमेन का वोट था, राइट टू वोट मिला था विमेन को, लेकिन वो थोड़ा लिमिटेड था। प्रॉपर्टी और एजुकेशन और आई थिंक मैरिज भी था उनमें। इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, मतलब आई थिंक रेक्टिफाई कर लेना, डिप्रेस क्लासेस के लिए यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोल रेट नहीं दिया गया था। वो 1935 वाला एक्ट जो है कम्युनल अवार्ड के बाद हम देखेंगे कि डिप्रेस क्लासेस को दिया गया था, ठीक है। सो आई थिंक मेजरली पॉइंट सारे कवर कर दिए हैं। एक ब्रीफली करें तो डायक जो था प्रोविंसेस में आ गया था। डायक की मतलब ये जो सब्जेक्ट्स थे अब रिजर्व और ट्रांसफर्ड के तौर पे डिवाइड हो रहे थे। मतलब कुछ जो रिजर्व हैं वो केवल एग्जीक्यूटिव
काउंसिल है गवर्नर की, और वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नर डायरेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसके लिए वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है प्रोविंसेस के उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। और ट्रांसफर्ड का मतलब जो दे दिया गया था मिनिस्टर्स को, और मिनिस्टर्स उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। और सेंटर के लेवल पे बाइकैमरलिज्म था, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। तो बस उन्होंने रिफॉर्म ये कर दिया कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको एक्सपेंड कर दिया, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। प्लस वुमेन को राइट दिया गया था वोट का, लेकिन वो सर्टेन क्वालिफिकेशंस हुए थे, जिसकी वजह से एक लिमिटेड फ्रेंचाइज ही रहा। सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को, याद रखना। इससे पहले सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, लेकिन अब इन कम्युनिटीज के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। प्लस ये जो एक्ट था इसके अंदर ये चीज बोला गया था कि हम 10 साल बाद एक कमीशन लाएंगे एंड रेक्टिफाई करेंगे, या कोई और रिफॉर्म लाना होगा तो फर्दर वो कमेटी सजेस्ट करेगी, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया था इस एक्ट के अंदर, ठीक है। सो ये बताना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके चलते ही हम लोग देखते हैं बाद में 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है, ठीक है। सो कोई बता सकता है साइमन कमीशन का प्रोविजन क्या था, या बैकग्राउंड क्या था साइमन कमीशन का? रिकमेंडेशंस बता देती हूँ। तो रुको 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 रुको, रिकमेंडेशन जानने से पहले हम थोड़ा सा और बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो इस दौरान कुछ और कमीशंस आती है, ठीक है, साइमन कमीशन से पहले, लाइक बटलर कमीशन। तो कोई बता सकता है बटलर कमीशन किस लिए था? प्रिंसली स्टेट्स के लिए था। प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश का रिलेशंस। करेक्ट। तो ये बटलर कमीशन जो था, इसका एम ये था, तो जो रिलेशनशिप था बिटवीन द पैरामाउंट पावर विच वर द ब्रिटिश या ब्रिटिश एम्पायर और जो प्रिंसेस थे उनके बीच में क्लैरिफाई करना था, ठीक है। तो बेसिकली ये बोला गया था कि वॉइसरॉय नॉट द गवर्नर ऑफ जनरल शुड रिमेन द क्राउन एजेंट, ठीक है। तो ये याद रखना, गवर्नर जनरल काउंसिल नहीं, वॉइसरॉय जो है वो रहेंगे क्राउन के एजेंट। एंड बेसिकली बस इतना ही था कि क्या रिलेशन रहेगा, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं इसमें। नेक्स्ट एक पील कमीशन आया था। पील कमीशन किस लिए था? इसके लिए ना, फेमाइन के लिए था क्या? नहीं, सॉरी, आई वाज टॉकिंग अबाउट ली कमीशन। पील नहीं, ली कमीशन, ठीक है। हाँ, ली तो रिक्रूटमेंट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए था। हाँ करेक्ट। तो वो थोड़ा दिमाग में रखना। जो ली कमीशन जो था वो रिक्रूटमेंट को लेके था कि कैसे जो आईसीएस जो है, इंडियन सिविल सर्विसेज जो थे, वो कैसे रिक्रूटमेंट होगा उनका, ठीक है। इंडिया से भी होना चाहिए, यूके से भी साइमल्टेनियसली होना चाहिए, तो उसके ऊपर बात करी थी उन लोगों ने, ठीक है। तो इस सेंस में ये जो कमिटीज आई थी, इन्होंने एक तरीके से ये हिंट दे दिया था कि ये जो एक्ट है 1919 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वर्केबल नहीं है, और उस सेंस में एक नया एक्ट लाने की जरूरत है। तो ये एक चीज क्लियर हो चुकी थी ब्रिटिशर्स को। फिर फर्दर हमने जैसे पढ़ा कि 1919 का जो एक्ट है उसमें ये बोला था कि 10 साल बाद गवर्नमेंट को एक और कमेटी लानी है या कमीशन लाना है टू लुक इनटू फर्दर रिफॉर्म्स, ठीक है। लेकिन इस दौरान जो था कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी पावर के अंदर, ठीक है, और उनको लग रहा था कि अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो लेबर गवर्नमेंट आएगी, और वो इतना एक्सपीरियंस है नहीं कि वो इस इशू को प्रॉपरली हैंडल कर पाए। इंडिया जैसा एक इम्पोर्टेंट, एक तरीके से इंडिया क्राउन ज्वेल था ब्रिटिश एम्पायर में, वो नहीं चाहते थे कि उनके वजह से, उनके इन एक्सपीरियंस की वजह से इंडिया हाथ से निकल जाए, तो वो पहले ही कमीशन ले आते हैं, ठीक है, 1927 itself, which was called as साइमन कमीशन, ठीक है। तो साइमन कमीशन में एक कंफ्लिक्टिंग पॉइंट क्या था कि इसमें सारे वाइट थे, इसमें एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, जिसके चलते सारी पार्टीज ने इसको अपोज किया, ठीक है। मतलब एब्सोल्युटली सारी नहीं, कुछ एक पार्टीज ने इसका सपोर्ट भी किया था। जैसे जस्टिस पार्टी हमेशा कांग्रेस के एंटी स्टैंड रहता था, तो वो लोग सपोर्ट किया इसको।
देन डिप्रेस क्लासेस के एक इम्पोर्टेंट लीडर B.R. अम्बेडकर ने इसको सपोर्ट किया था, ठीक है। सो उस सेंस में थोड़ा सा साइमन कमीशन को बाकी जो पार्टी से सबने अपोज किया, ठीक है, क्योंकि उसमें इंडियन को राइट होना चाहिए सेल्फ डिटर्मिनेशन का, वो चीज को रेस्पेक्ट नहीं किया गया था, ठीक है। सो ये चीज याद रखना। एंड फिर उस दौरान 1927 का जो सेशन होता है कांग्रेस का, विच वॉज हेल्ड इन मद्रास, एंड उसमें जो हेड कर रहे होते हैं M.A. अंसारी जो है उसको हेड कर रहे होते हैं, उनका प्रेसिडेंटशिप होता है उस दौरान। सो इसके अंदर उन्होंने बेसिकली रेजोल्यूशन पास किया था टू बॉयकॉट साइमन कमीशन, ठीक है। सो ये याद रख लेना, हिंदू महासभा ने सपोर्ट किया था INC के रेजोल्यूशन को, मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था INC के रेजोल्यूशन को। जनरली ये जो दोनों पार्टीज थी ये सेक्रेटेरियन पार्टी थी, इसलिए जनरली अपोजिशन में रहती थी कांग्रेस के, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था। तो अपोज एक तो हमने देखा जस्टिस पार्टी ने किया था, और दूसरा यूनियनिस्ट पार्टी ने किया था, ठीक है। यूनियनिस्ट पार्टी कहाँ पे थी, कौन से स्टेट में एक्टिव थी? पंजाब। करेक्ट। तो याद रखना पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी डोमिनेंट थी, एंड आई थिंक एक मुस्लिम हेड थे इसके अंदर, तो क्या रख सकते हो? हाँ, मतलब 1934 इलेक्शंस में भी आई थिंक यूनियनिस्ट पार्टी विंस इन पंजाब। राइट। तो ये चीज याद रख सकते हो क्या? वो फजले हुसैन थे क्या, ऐसे ही कुछ नाम था ना उसमें? एक्चुअली बहुत मतलब वहाँ के एलिट्स रहते थे, तो इट्स नॉट कंप्लीटली मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों रहते थे शायद उस पार्टी में, बट हाँ मतलब हाँ मतलब वो कई एकदम ऐसा कम्युनल पार्टी नहीं था लाइक मुस्लिम लीग, उसमें हिंदूज भी थे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता है। सो INC का रेजोल्यूशन याद रखना 1927 का था, मद्रास में हुआ था। M.A. अंसारी इसके अंदर प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था साइमन कमीशन को लेके, ठीक है। एक हमारे पहले एक डाउट भी देखा था कि यहाँ पूर्ण स्वराज का एक जो रेजोल्यूशन है वो भी पास करा लिया था, लेकिन वो मेन एजेंडा नहीं था। पूर्ण स्वराज मेन एजेंडा था 1929 में लाहौर सेशन में, ठीक है। लेकिन याद रखना 1927 में नेहरू ने लास्ट में होता ना कि फटाफट मीटिंग कंक्लूड कर रहे होता है, तो वहां पे ये रेजोल्यूशन पास करा लिया था। मेन रेजोल्यूशन पूर्ण स्वराज का वो 1929 में हुआ था, तो ये याद रखना। फरवरी 1928 के अंदर साइमन कमीशन अराइव होती है इंडिया में, एंड उनको सब जगह प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। इसी दौरान पंजाब या उस टाइम जो लाहौर था वहां पे जो प्रोटेस्ट चल रहा होता है, उसमें लाला लाजपत राय उसको लीड कर रहे होता है, एंड यहाँ पे लाठीचार्ज होता है जिसके अंदर लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, ठीक है। एंड इन्हीं का डेथ का बदला लेने के लिए हम देखते हैं भगत सिंह और उनके जो एसोसिएट्स होते हैं वो बेसिकली असैसिनेशन कर देते हैं सॉन्डर्स का, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो। देन इसके रिस्पॉन्स में, ठीक है, एक चैलेंज थ्रो किया जाता है बाय द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड ब्रिकनहेड करके, थोड़ा सा इंडिया के एंटी होते हैं वो, और वो एक चैलेंज देते हैं इंडियंस को कि आप ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना के बता दो, मतलब आपको हमारे बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे बनाए हुए लॉ सही नहीं लग रहे, तो आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के बता दो जो कि लार्जली या एक लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियंस को सही हो या पसंद हो, इस टाइप का आप लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बना दो और हम वो मान जाएंगे, ठीक है। तो चैलेंज जो है कांग्रेस एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो इस सेंस में याद रख सकते हो। और ये सबसे पहले ऑल इंडिया ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश होती है, जिसको तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह, सुबह कुरैशी, ये लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो डिफरेंट पार्टीज आती हैं, फिर कांग्रेस के जो इम्पोर्टेंट लीडर होते हैं विच वॉज M.N. नेहरू, मोतीलाल नेहरू, उनको ये जिम्मा मिलता है कि आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जो सबको एक्सेप्टेबल हो। तो इस सेंस में इनके रिकमेंडेशंस क्या थी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता। तो सॉरी, सो पहला रिकमेंडेशन क्या होता है इनका, और यही सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट होता है बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस, कि ये डोमिनियन स्टेटस का डिमांड करते हैं, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस में वो बेसिकली डिमांड करते हैं जो यंगर एलिमेंट है, लाइक सुभाष चंद्र बोस एंड
जवाहरलाल नेहरू, उनके खुद के बेटे, वो दोनों मिलकर पूरा अपोज करते हैं इसको, बिकॉज उनका मानना था कि ये डोमिनियन स्टेटस अब एक्सेप्ट करना इज गोइंग अ स्टेप बैक। ठीक है, नेक्स्ट जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्व सीट का रिकमेंडेशन रहता है। तो माइंड यू, अब तक हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे मुस्लिम्स के लिए एंड बाकी और कम्युनिटीज के लिए देखा, लेकिन यहाँ पे जॉइंट इलेक्टोरेट की बात करें, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रखते हैं रिकमेंडेशंस में, नेहरू रिपोर्ट में। नेक्स्ट 19 फंडामेंटल राइट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस का बात होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद हम देखते हैं ये चीज फॉलो नहीं होती है। देन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात होती है, और एक स्पेसिफिक पॉइंट कई बार पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे जो रिलीजन था उसका बात किया गया था कि इट शुड बी सेक्युलर, और सेक्युलर इन द सेंस कि स्टेट और रिलीजन का बीच में सेपरेशन होना चाहिए। ठीक है, अभी इंडिया में हम लोग देखते हैं कि दोनों का एक तरीके से अमेलगमेशन है, लेकिन यहाँ पे बात किया गया था सेपरेशन होना चाहिए रिलीजन से। सो रेस्पॉन्सेज क्या क्या मिलते हैं, तो वही जो चैलेंज था ब्रेकन हेड का कि आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के बताओ जो सबको एक्सेप्टेबल हो, तो वो एक मॉक किया था उन्होंने इंडिया को, एंड वो चीज सही भी निकली, क्योंकि अलग अलग सेक्शन अलग अलग चीजों के लिए इसलिए दुखी होते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इसलिए दुखी होते हैं कि वो चाहते हैं कि डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए। मुस्लिम, हिंदू महासभा और सिख जो कम्युनिटी होते हैं वो इसलिए दुखी होते हैं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोविजन थे वो खत्म कर दिए गए। ठीक है, तो इस सेंस में ये चीज इनको एक्सेप्टेबल नहीं होती है। ठीक है, फर्दर इसके रिस्पॉन्स में, नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में जिन्ना जो है 14 पॉइंट डिमांड रखते हैं। ठीक है, तो 14 पॉइंट डिमांड, सारे 14 पॉइंट याद रखना जरूरी नहीं है, कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन हम लोग याद रख सकते हैं। इट वॉज फर्स्ट, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बने जहां पे प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिले, यानी वो चाहते थे वीक सेंटर रहे और स्ट्रॉन्ग स्टेट रहे, जिससे कि वो ससीड कर सके जब भी उनको टाइम मिले। ठीक है, एंड नो अमेंडमेंट विदाउट द स्टेट्स कॉन्करेंस। ठीक है, जैसा यूएस में सिस्टम है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है तो एटलीस्ट सभी स्टेट से एसेंट चाहिए होगा। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे नहीं मानी गई। प्लस 1/3 जो सीट थी वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व होना चाहिए, एंड प्लस सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए मिलना चाहिए, प्लस रिलीजियस फ्रीडम रहना चाहिए, और लास्टली पॉइंट था सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे प्रोविंस। ठीक है, तो उस टाइम जो बॉम्बे प्रोविंस था उसमें गुजरात भी आता था, सिंध भी आता था, तो इनके सेपरेशन करने की बात की गई थी 14 पॉइंट डिमांड में। ठीक है, जनरली हाँ बोलिए। हाँ, इसमें ये याद रखना है कि फुल रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल कम्युनिटीज, तो ये एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन ये था 14 पॉइंट डिमांड में। कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम मतलब। तो ऊपर हमने देखा कि नेहरू की जो रिपोर्ट थी उसमें सेपरेशन की बात की, रिलीजन और स्टेट सेपरेट होगा, एंड मुस्लिम लीग में हमने देखा वो रिलीजियस फ्रीडम का एक वो जोर देते हैं कि ये तो होना ही चाहिए। तो ये 14 पॉइंट डिमांड्स के मेजर पॉइंट्स थे। तो बाद में हम देखते हैं कि ये पॉइंट्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कांग्रेस का जो सेशन होता है 1928 का, उसमें नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया जाता है, एंड थोड़ा सा पैसिफाई करने के लिए जो यंग नेशनलिस्ट थे लाइक नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों को अपीज करने के लिए या इन लोगों को पैसिफाई करने के लिए जो अल्टीमेटम का टाइम होता है, ठीक है, उनको एक अल्टीमेटम दे दिया जाता है ब्रिटिशर्स को कि आप पहले 2 साल के अंदर अगर ये रिपोर्ट को एस्टैब्लिश करके डोमिनियन स्टेटस नहीं देते हो तो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो ये बाद में थोड़ा सा और प्रोटेस्ट किया यंगर एलिमेंट्स ने, तो इसको 1 साल का अल्टीमेटम कर दिया गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली डिस्कशन क्या निकला कैलकाटा सेशन ऑफ 1928 में कि आप 1 साल के अंदर ये रिपोर्ट को एक्सेप्ट करो और हमें डोमिनियन स्टेटस दो, अदरवाइज हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। ठीक है, सो इसके रिस्पॉन्स में हम आगे देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही था इसमें। किसी को कुछ और ऐड करना? हाँ, इससे पहले बिफोर ये तो अमेंडमेंट्स थे ना, रिपोर्ट का अमेंडमेंट्स जिन्ना ने दिया है। रिपोर्ट बनाने से पहले मुस्लिम लीग हैज प्रपोज्ड फ्यू प्रपोजल्स, तो उसको क्या कहते थे? दिल्ली प्रपोजल। करेक्ट।
तो उसमें ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स ही थे, वही जॉइंट इलेक्टोरेट इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स विद रिजर्व्ड सीट्स जो जिन्ना पॉइंट में था, एंड 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिल्ली प्रपोजल्स में ये था, इनको 3 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस चाहिए था, सिंध, बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, एंड रिप्रेजेंटेशंस टू मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल। ये इनके प्रपोजल्स थे, टू विच हिंदू महासभा हैज अपोज्ड वेहेमेंटली। लेकिन इसमें से कुछ प्रपोजल्स हैव बीन एक्सेप्टेड बाय नेहरू रिपोर्ट, वही की जॉइंट इलेक्टोरेट एंड सिंध टू बी डिटैच्ड फ्रॉम बॉम्बे एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर proposed broadly unitary residual powers। तो कुछ पॉइंट्स दे हैव इनकॉर्पोरेटेड इन नेहरू रिपोर्ट ऑफ दिल्ली प्रपोजल्स। ठीक है, राइट। तो कल जब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, अभी आई गेस जो टारगेट था उतना तो हमने कर लिया। कल जो है हम लोग ये दिल्ली प्रपोजल वगैरह ना, एक बार जो कॉमनली कंफ्यूज वो टर्म्स थे ना, सारा दिल्ली मैनिफेस्टो, दिल्ली प्रपोजल, ठीक है, तो दिल्ली पैक्ट, ये सब चीजें जो है हम कल जब सेशन स्टार्ट करेंगे ना तभी एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार कोई याद दिला देना कि हमें कल उस चीज से स्टार्ट करना है, ठीक है। सो आई गेस कल का एजेंडा आई थिंक सबको पता होगा। तो अभी हमने नेहरू रिपोर्ट तक कंप्लीट कर लिया, तो कल विल बी डूइंग सीडीएम, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस एंड कुछ और सब्सिडरी जो टॉपिक्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। सो कोशिश करेंगे कल ये सेशन कर लें हम लोग, ठीक है। एंड कल टेस्ट भी रहेगा, तो उस सेंस में थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है। तो इसलिए शायद सेशन कल थोड़ा शॉर्ट रहेगा।